हेलो, चलो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आवाज आ रही है और मैं दिख रहा हूं और सब कुछ ओके है, तो एक बार जबरदस्त वाला थम्स अप कीजिए और जल्दी से स्टार्ट कीजिए। आई थिंक एवरीथिंग इज ओके है और सब कुछ ठीक है। यस, जल्दी से फटाफट 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 आ जाइए, फटाफट फटाफट जल्दी से बताइए यदि आवाज आ रही है और सब कुछ एकदम मस्त चल रहा है जीवन में। और एमएमए तो पता ही है तुम लोगों को। यस, सब कुछ बढ़िया सुंदर मजेदार चल रहा है बच्चा लोग। यस यस यस। अरे आज मुझे पता है लाइव स्ट्रीमिंग ही शो नहीं कर रहा था, इसके चक्कर में तो 4 मिनट इधर उधर हो गया। चलो तो सब कुछ बढ़िया सुंदर दमकदार है सर। यस बच्चा लोग नमस्कार, बच्चा लोग नमस्कार। बहुत ही ज्यादा तुम लोग एकदम रेडी हो, एकदम धमाकेदार लेक्चर आज चलेगा भाई साहब। और लेक्चर नंबर आज है 9। ओके चलो, आवाज आ रही है, सब कुछ सीखे, एकदम मस्त चल रहा है। चलिए थैंक यू। हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं ऑल्टरनेटिंग करंट के लास्ट लेक्चर में, जिसमें आज अपन देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं सर, एक ट्रांसफॉर्मर का टर्म जो कि रियली में इंपॉर्टेंट है वो, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो कि आप खुद सॉल्व करोगे दम दमा दम करके, राइट। तो चलिए आज पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन और ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट, ट्रांसफार्मर का थ्योरी और ट्रांसफार्मर के ऊपर न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो आ सकते हैं, सब देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एकदम मजेदार तरीके से। यस, बिल्कुल उड़ा देंगे एकदम। यस यस, आज हैप्पी बर्थडे है सर का, तो हम रात में विश करने गए थे। एकदम मस्त पार्टी सार्टी चलेंगे आज, है ना। यस बिल्कुल। चलो अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी खत्म करोगे तभी तो हमारा पार्टी होगा यार, लोग जाएंगे। इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो तो ये रहा ट्रांसफार्मर और ये रहा एनसीईआरटी डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो चलिए सर, एकदम मजेदार तरीके से हम लोग रेडी हैं पेन कॉपी लेके, और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन और ट्रांसफार्मर भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सर स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर के बारे में पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ कुछ, उसके बाद ये सब थ्योरी बताऊंगा, तब मजा आएगा। यस सर, तो ट्रांसफार्मर का अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक फोटो लगाते हैं। क्या करते हैं, एक फोटो लगाते हैं। किधर, ऊपर। अच्छा, तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर। कभी देखा है तुम लोगों ने ट्रांसफार्मर यार, देखा, हाथ में लेके देखा है ट्रांसफार्मर किसी ने, है ना। पार्टी की क्या बोल रहा है। अरे हैप्पी बर्थडे तो सर को एकदम बढ़िया ही तरीके से हमने विश कर दिया है। अब आज क्लास करके फिर पार्टी के टाइम पे करेंगे, ठीक है। चलो पार्टी मेरे तरफ से। अरे यार तू लोग पढ़ ले भाई, पढ़ाई के टाइम में देख, मैं बोलता हूँ ना, पढ़ाई के टाइम में कुछ नहीं, फिर बातचीत करेंगे ना बीच में, पहले थोड़ा सा कंप्लीट करने दे, ठीक है बेटा। आजा 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 सर। और मेरे तरफ से पार्टी चलेगी धमाकेदार वाली, और सर के तरफ से भी मैं दिलवाऊंगा। बोलूंगा बच्चे तो लक्ष्य नीट वाले अपने ही हैं, पढ़ाई नहीं, इसका क्या मतलब है, आगे आगे दो पार्टी यार, है कि नहीं। ठीक है, तो मूवी चलो 5 स्टार में कहां पे देखने वाले हो, चलो दिल्ली भी दिखाऊंगा तुम्हें, वसंत कुंज ले जाके। ओके, पहले सिलेक्ट तो हो जाए उसके बाद देखना ना, ठीक है। तो जल्दी से इधर आ जाओ फटाफट। ये रहा सेकेंडरी, ये रहा प्राइमरी। देखो बात मैं किसका कर रहा हूं, अब सारे लोग इधर आ जाओ, सॉरी सारे लोग, एकदम मजेदार वाला, ठीक है। ट्रांसफार्मर को तुमने देखा है हाथ में लेके कभी, रेडियो में ट्रांसफार्मर यूज होता है, टेलीविजन में होता है, फ्रिज में हो जाता है, पहले तो सब जगह ही, आजकल थोड़ा इनबिल्ट आता है, अंदर में ही रहता है, हमें दिखता नहीं है। देखो कभी देखो, यस सर, लोग बोल रहे हैं यस सर हम देखे हैं, बहुत ही बढ़िया। ओके ओके ओके, तो क्या बोल रहा हूं मैं, ये जनरली हम दिखाते हैं ट्रांसफार्मर ऐसा बना के। इसमें होता क्या है सर, है ना। चलो तो इसमें होता है दो चीज, एक होता है प्राइमरी क्वाइल और एक होता है सेकेंडरी क्वाइल। अच्छा, दो क्वाइल होता है। और क्या होता है सर, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है, दो क्वाइल्स के ऊपर फ्लक्स का चेंज कराते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरा बात, अब इंपॉर्टेंट शुरू हो गया है पढ़ाई, अब इंपॉर्टेंट पढ़ाई शुरू हो गया है। कोई नहीं देखे हो तो दिखा दूंगा तुम्हें रियल लाइफ में। एक इतना छोटा सा नहीं होता है यार ट्रांसफार्मर, देखे नहीं हो तुम लोग, ऐसे क्वाइल ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे बंधा होता है, ढेर सारे क्वाइल्स होते हैं, पतला पतला तार वाला। अरे तुम लोग कभी जीवन में कुछ देखे हो कि नहीं। देख लिया करो थोड़ा बड़ा कुछ कुछ। ओके,
तो यहां पे क्या है, प्राइमरी कॉइल है, ओके, यहां पे सेकेंडरी कॉइल है। तो एनसीईआरटी बोलता है कि इस दो तरीके के डायग्राम से हम समझ सकते हैं इसे, ओके। ये कॉइल और ये कॉइल को ऐसे एक के ऊपर एक भी तुम रख सकते हो, प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी या सेकेंडरी के ऊपर प्राइमरी, डजंट मैटर। या इसका दूसरा फोटो हम ऐसे बना सकते हैं, और ये जो है ये क्या है सर, ये क्या है, ये है सॉफ्ट आयरन कोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी अगर पूछे कि ट्रांसफार्मर में कौन सा कोर यूज किया जाता है तो उसका आंसर है सॉफ्ट आयरन कोर। ध्यान रखना है सारी थ्योरी को। अब ध्यान से मेरा बात सुनना, होता क्या है, इस प्राइमरी वाले के क्रॉस हम एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट कराते हैं। अच्छा, जैसे ही हम प्राइमरी के क्रॉस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट कराते हैं तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होता क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ सर, तो ये इस तरीके का होता है। ध्यान से सुनो, एकदम फील आ जाएगा तुम्हें और मजा आ जाएगा जीवन का, ओके सर। तो जैसे ही ये थोड़ी देर तक पॉजिटिव है, थोड़ी देर तक निगेटिव है, थोड़ी देर तक पॉजिटिव है, थोड़ी देर तक निगेटिव है, और हमेशा ईएमएफ चेंज कर रहा है, तो करंट भी चेंज करेगा। हाँ, तो अब सुनना बात ध्यान से। तो ईएमएफ यहां पे जो जनरेट, हमने जो एसी वोल्टेज या करंट प्रोवाइड किया है, उसके चेंज होने से ये जो कॉइल मैं तुम्हें दिखा पा रहा हूं, ये जो कॉइल मैं तुम्हें दिखा पा रहा हूं, ये क्या कॉइल क्या बता रही है, अंदर गया है फिर बाहर आया, फिर अंदर गया फिर बाहर आया, अंदर गया बाहर आया। हाँ सर, इसके थ्रू यहां पे जब करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। हाँ सर, याद करो वो अर्थ मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि अगर किसी आयरन कोर के ऊपर में वायर वाइंडेड है और उसके थ्रू तुमने करंट फैलाया तो एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और आयरन क्या होता है, ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ये जिसके चलते इसमें मैग्नेटाइजेशन की प्रवृत्ति आ जाती है। याद है तुम्हें बताया था, हिस्टैरिसीस, मैग्नेटाइजेशन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये जो मटेरियल है उसको तुमने रखा तो इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन होने लगेगा। क्या ये बात एकदम सेट हो गया दिमाग में? यस सर। तो यहां पे ये आयरन कोर जो है ट्रांसफार्मर का, इसके ऊपर एक कॉइल आपने लगाया, इस कॉइल के चलते क्या होगा, करंट पास होगा, करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होने लगेगा। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के पैदा होने के चलते, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगेगा। अब देखना, एक मजेदार बात बताता हूं तुम्हें, थोड़ा सा तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, अभी ध्यान रखना, रेडी रहना। सर इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ इतने कॉइल में, हाँ बहुत अच्छा बात है सर। अब मैं बोलता हूं इस प्राइमरी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज हुआ उसके बगल में एक और कॉइल है सेकेंडरी। अब मेरा बात ध्यान से, तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, यहां तो समझ में आया सर कि आपने प्राइमरी के अक्रॉस जो फ्लक्स का चेंज कराया उसके चलते सेकेंडरी के चलते भी फ्लक्स चेंज करेगा, और ये सेकेंडरी के अंदर भी फ्लक्स के चेंज होने से एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और वो ईएमएफ को तुम बोलोगे क्या भाई साहब, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ओ हो, बात कर रहा हूं मैं प्राइमरी में, लेकिन प्राइमरी के फ्लक्स के चेंज होने के चलते ये कॉइल इसके ऊपर है, ये बेचारा कॉइल बोलेगा भाई साहब मेरे से भी फ्लक्स चेंज होने लगा है, तो मैं भी क्या करूंगा, एक ईएमएफ इंड्यूस कर दूंगा, मैं भी क्या करूंगा, एक ईएमएफ इंड्यूस करूंगा। और ये किस प्रिंसिपल पे होता है, मैंने सेकेंडरी में कुछ नहीं कराया है, लेकिन इसमें एक अब दूसरे कॉइल के चलते सेकेंडरी वाले में फ्लक्स चेंज होगा और सेकेंडरी वाले में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अच्छा भाई साहब, इसको क्या बोलते हैं, सारे लोग बोल रहे हैं क्या, सारे लोग बोल रहे हैं सर म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है ये। याद आया? इसका मतलब कभी जीवन में अगर कोई पूछता है तुमसे कि ट्रांसफार्मर किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो क्या हर एक बच्चा इस क्लास का बोलेगा म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यस।
यहां तो बहुत मजा आया बेटा समझ में, यहां तो बहुत मजा आया, वाह वाह वाह, परफेक्ट कपलिंग हुआ है, सारे फ्लक्स चेंज हुए हैं। तो ये वाला फ्लक्स जो होगा प्राइमरी से और सेकेंडरी से दोनों को हम क्या बोलेंगे, बराबर बोलेंगे, सब कुछ तुम बोलोगे और मजा दिला दोगे तुम दुनिया वालों को। यस, लेकिन मुझे अब एक डाउट है कि भाई लोग इसमें कैसे होगा यार, मैग्नेटिक फील्ड तो यहां है, मेरा क्वेश्चन है तुमसे कि इसमें कैसे होगा यार, यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा और ये तो यहां पे है, दूर रखा हुआ है। तो ये मैं अब ऐसे डायग्राम में, एनसीईआरटी बोलता है ये ए और ये बी दोनों डायग्राम सही है और दोनों कॉन्सेप्ट सही है ट्रांसफार्मर में। लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, यस, एक बच्चा बोल रहा है ड्यू टू आयरन कोर, आयरन कोर से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यस फरीद खान जी, यस बताइए, यहां पे फ्लक्स तो इधर है ना मैग्नेटिक फील्ड यार, तो यहां पे फ्लक्स कैसे मिला इसे, मैं वो जानना चाहता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे नाचता हुआ चला गया क्या, ऐसे ऐसे चला गया क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे चला गया क्या, ऐसे ऐसे मैग्नेट, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं जाएगा क्या, बताओ बताओ बताओ, डाउट समझ में आया है ना। ये कैसे, ये कैसे ये ऐसे ऐसे नाचेगा क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर, अट्रैक्शन, ये क्या बोल रहे हो, अट्रैक्शन नहीं। अब फेरोमैग्नेटिक मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने बोला सॉफ्ट आयरन कोर है। सेल्फ इंडक्शन कहां से है भाई, सेल्फ इंडक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं, म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे है। सेल्फ इंडक्शन नहीं 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 नो 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 नो, एडी करंट, अरे आयरन कोर के मैग्नेटाइजेशन के चलते। यस, एक बच्चा सही बोल रहा है। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड का टेंडेंसी जो है ना वो ये है कि ये जो आयरन है ना इसको तुमने मैग्नेटाइज कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि ये इतनी दूर में मैग्नेटाइज हुआ। और सॉलिड में मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो का टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा, थोड़ा मोड़ा नहीं होता। तो एक्चुअल में सही में मैग्नेटिक फील्ड नाचता ही है, ऐसा तुम समझ सकते हो, ऐसा तुम समझ सकते हो। तो इस डायग्राम में ये जो है ना, ये आयरन ये इतना मैग्नेटाइज हो गया है कि ये जो फील्ड लाइंस के चलते मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आयरन कोर में पैदा हो जाता है। ओहो हो, अब समझ में आया सर कि ये बात एकदम सही है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नाच जाएगा क्या, समझ सकते हो इसे। अब तुम ये मत समझ लेना कि मैग्नेटिक फील्ड नाचता है। एक्चुअल में क्या होता है, सॉलिड्स आयरन के अंदर मैग्नेटाइजेशन का प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो वो मैग्नेटाइज जो होगा मटेरियल वो ज्यादा हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो यस, यहां के मैग्नेटाइजेशन जो होगा इस आयरन कोर का, उसके चलते इस लूप को समझ में आने लगेगा कि भाई साहब यहां के फील्ड में जो चेंज आया सिमिलर फील्ड यहां पे भी चेंज होगा। ऑल्दो थोड़ा मोड़ा चेंज होता है, पहले बता दे रहा हूं। तो तुमसे पूछा भी जाता है कि कितने तरीके का लॉसेस होता है ट्रांसफार्मर में, तो एक लॉस यही है फ्लक्स लीकेज। यहां पे कुछ फ्लक्स लीकेज होता है, 100% फ्लक्स इससे नहीं आता, लेकिन हम मानते हैं कि इससे जितना फ्लक्स का चेंज हुआ उतना ही फ्लक्स का चेंज इससे भी हुआ, बट देयर इज सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स लीकेज। तो पहली बात मैंने बता दिया कि यहां पे एक तरीके का लॉस है। कौन सा लॉस है, फ्लक्स के लीकेज का लॉस है। अच्छा सर, तो ये भी बात एकदम समझ में आ गया कि ये फोटो में तो मस्त समझ में आया था, इस फोटो में भी हमें ये बात समझ में आ गया। डन है यहां तक, एकदम तगड़ा मजा आ गया। तो एक बार वाई लीकेज, अरे स्नेहा क्या बोल रहे हो बच्चे, अरे यार ये जो ऐसे फ्लक्स को टेंड करोगे, मोड़ोगे, तो कुछ सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स तो होगा ही ना कि एक कुछ इधर निकल जाए कुछ इधर निकल जाए, एकदम से 100% उसके अंदर अलाइनमेंट थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ तो बेंडिंग में इधर उधर हो सकता है, कुछ लॉसेस की तो पॉसिबिलिटी है ही, है कि नहीं। 100% का गारंटी नहीं है कि एकदम से, लेकिन हम मानते हैं 100% है। हम लिखेंगे अभी कि 100% फ्लक्स लीकेज है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि काइंड ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, तो पहला लॉस मैंने तुम्हें बताया फ्लक्स लीकेज। डन, एकदम बढ़िया तगड़ा, यस सर। तो
तो अब क्या होगा, अब प्राइमरी में जो फ्लक्स का चेंज होगा उसके चलते प्राइमरी के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस कर जाएगा। हाँ हाँ हाँ, एकदम बढ़िया। अब ध्यान से मेरा बात सुनना, ध्यान से मेरा बात सुनना, तगड़ा खेल खिला रहा हूं। सब लोग इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ। अब क्या होगा सर, ये सेकेंडरी के अक्रॉस कोई लोड लगाते हैं। एक्चुअल में अगर बोल दे तुम्हें लोड, तो लोड का एक्चुअल मतलब होता है कोई भी रेसिस्टेंस। लोड तुम्हारा कुछ भी हो सकता है ट्रांसफार्मर के क्रॉस, एसी हो सकता है, फैन हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, मतलब रेफ्रिजरेटर, एनीथिंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ लोड। ठीक है, ओके। यस अरे भाई साहब मेरा कॉपी कर रहा है, खोपड़िया उड़ा दूंगा, बता रहा हूं मैं, इधर आ जाओ। ओके सर, अब क्या होगा ध्यान दो। तो हमने क्या क्या समझ लिया है सर, हमने माना यहां पे कि नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी में होगा वो एनपी होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा प्राइमरी में वो ईपी होगा, नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी में है वो एनएस होगा, नंबर ऑफ टर्न्स तो एनएस हो गया, सेकेंडरी के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईएस होगा। ये चीज मैंने मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, तो नेट फ्लक्स कितना होगा वो मुझे बताओ। नेट फ्लक्स का चेंज जो इसमें होगा फाई वाला टर्म, फाई वाला वो निकालेंगे, तो वो तो डी फाई बाई डी टी से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ जो प्राइमरी में होगा और ईएमएफ जो सेकेंडरी में होगा वो हम अब बोल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अब पूरा ध्यान इधर देके अब कॉन्सेप्ट को समझना मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। ये देखें, सबसे पहले मैंने लिखा है कि ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सर ये लाइन बिल्कुल आपने समझा दिया। दैट इज whenever a amount of magnetic flux linked with the coil changes, an EMF is induced in the neighboring coil। आ गया समझ में, यही चीज आपने बताया है सर, यानी कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल किस पे है, म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पे है। ये बात एकदम समझ में आ गया। अब यहां पे आओ जल्दी से। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। The transformer are of the following types। तो ट्रांसफार्मर को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो वोल्टेज बढ़ाने के काम आ सकता है, एक वोल्टेज घटाने के काम आ सकता है। तो दो तरीके का ट्रांसफार्मर का हम यूज करेंगे, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा सर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जब आप बात करोगे तो ये क्या करेगा, इंक्रीजेस द एसी वोल्टेज, मतलब आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट सेकेंडरी वोल्टेज को ये बढ़ा देगा। आउटपुट हमेशा कहां पे लोगे, सेकेंडरी पे। ओके, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, सेकेंडरी को क्या करेगा, ये घटा देगा। तो कभी कभी शायद तुम्हें याद हो गांव में या फिर अभी भी जहां पे बहुत ज्यादा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, तो तुम देखते होगे, तुम अपने फ्रिज के ऊपर, रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक छोटा सा डिवाइस लगा रखे होते हो, उसको तुम जाके जैसे वोल्टेज एकदम से फ्लक्चुएट करता था जाके खट 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 नीचे करते हो। तो तुम करते क्या हो, नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है ना ट्रांसफार्मर का, उसे घटाते हो और बढ़ाते हो, जिससे वोल्टेज कंट्रोल होता है। तो अभी मैं बताने वाला हूं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी का होता है वो बड़ा हो जाता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी। अभी मैं बताऊंगा ये। और जब तुम डिक्रीज कर रहे हो तो टक 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 करते हो, है ना, स्टेबलाइजर जिसे बोल रहे हो तुम, वोल्टेज स्टेबलाइजर, है ना, वो एक्चुअल में यही काम कर रहा है। स्टेप अप बढ़ा देता है जब कम हो रहा है, और स्टेप डाउन भी करता है। क्या करता है, नंबर ऑफ सेकेंडरी का टर्न्स जो होगा वो प्राइमरी से छोटा होगा। तो वैसे केस में ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह यूज होगा। अभी एक्सप्लेन करूंगा सबको डिटेल में, डोंट वरी। अच्छा, अभी तक आपने ये थ्योरी कुछ बताया, उसको आपने समझा दिया। यस, अब इसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन पढ़ते हैं, राइट। चलो जल्दी से देखते हैं इसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन, और उसके बाद एनालिसिस करेंगे, फंक्शंस बनाएंगे, वैल्यूज करेंगे, और फिर आंसर निकाल लेंगे। ओके बच्चों लोग, तो चलो इधर आ जाओ। ओके, मेरे तरफ से कोई लैग नहीं है। अगर किसी को लैगिंग आ रही है तो
आप दोबारा से रीस्टार्ट कर लें या फिर ढंग से उसको रिफ्रेश कर लें, कुछ कुछ करें, हो जाएगा। मेरे तरफ से कोई लैग नहीं है, मस्त चल रहा है जीवन बेटा। अच्छा, अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो बेटा, यह है सॉफ्ट आयरन कोर, ओके, यह है सेकेंडरी, यह है प्राइमरी, यही अभी फोटो बताया था सर आपने। हाँ एकदम सही पहचान लियो हो, मार सर का फोन आ गया था, चलो पार्टी करने के लिए। सही बोले हो बेटा, एकदम सही समझ लिया तुम लोग यार। इतना खुराफाती दिमाग अगर तू लोग पढ़ाई में लगा लें तो रैंक 1 सारे हम पीडब्ल्यू से निकालेंगे। अगर नलायकों, इतना खुराफाती दिमाग अगर तू लोग पढ़ाई में लगा दिया ना तो पता चला इंडिया वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डॉक्टर इंडिया में ही निकलेगा। लेकिन तुम लोग बाकी जगह तो मस्त दिमाग लगाओगे। ओहो सर, डांस, म्यूजिक, पार्टी, ये वो, और पढ़ाई के टाइम पे यार मजा नहीं आ रहा है। मैं यहां मस्त मजा दिलाने की बात कर रहा होता हूं, अरे यार पार्टी में जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए पहले मेहनत कर, अच्छा से डॉक्टर बन, ऐसा कुछ नहीं है यार। पार्टी जब कर रहे हो तो मस्त वाली पार्टी करो। हमारे साथ रहते, हम तो वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं थोड़ा, तो मैं मस्त पार्टी करवाता, सर को बोलता सर सारे बच्चों का पार्टी होनी चाहिए, ठीक है ना। अरे सर से बुलवा के खर्चे करवाता क्या, अब उसी में तो तुम लोग की दिमाग लगाओगे, मैं नहीं लगाऊंगा क्या, है ना। अब आ जाओ इधर 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 आ जाओ, अब हो गया, बहुत खुश हो गए तुम लोग। चलो सर, अब आपने 2 बातें करी है, अब रेडी है ना, हो जाए एक बार पढ़ाई भी खुपाच खुपाच होते हुए। यस चलो, तो सर आपने एक चीज बताया कि यहां पे आपने प्राइमरी में क्या किया, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया, ठीक है, कोई भी करंट फ्लक्स वाला या चेंज कराया। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपने बताया। अब ध्यान से देखना, ये पूछेगा एग्जाम में, सब लोग इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ, सब लोग फिर बात करेंगे, मजे लेंगे जीवन का, इधर आ जाओ। आहा, तो यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, और क्या और क्या और क्या, दूसरा बताओ, दूसरा क्या होगा बच्चों, यहां पे सर एक होगा ईएमएफ अक्रॉस, ईएमएफ जो डेवलप होगा प्राइमरी में, इसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कभी अगर पूछे बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट किसके साथ होता है तो वो प्राइमरी के साथ होता है, क्योंकि सेकेंडरी के थ्रू जब फ्लक्स चेंज होगा ना तो सेकेंडरी के अंदर भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और इस ईएमएफ के चलते इसके अंदर एक बैक ईएमएफ आता है जो कि प्राइमरी में ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो ये थ्योरी कुछ है एडवांस लेवल का, जरूरत नहीं है हमें, है ना। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है, ओके, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब सब आ गए हो तभी पढ़ाऊंगा यार, तुम लोग मुझे लेने में लग गए हो, जल्दी सब इधर आ जाओ पहले। एक बोल रहा है 1 रुपए का एक चॉकलेट, 25,000 खर्चे हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, पांडे सर से फंडिंग करवा लेंगे, बोलेंगे इस बार लक्ष्य 2.0 में बहुत ज्यादा पार्टी की डिमांड हो रही है सर, एक बार पीडब्ल्यू की तरफ से फंडिंग हुआ जाए। आ गया, चलो सब लोग एक बार यार थम्स अप करो पहले कि सर अब हम पढ़ेंगे थोड़ी देर फिर मजे मारेंगे, जल्दी करो जल्दी करो, देखो मेरा पार्टी लेट हो रहा है, जल्दी आ जाओ फटाफट फटाफट यार। तुम लोग ऐसे ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा, नीट का क्वेश्चन 4 मार्क्स छूट जाएगा, और कितने बच्चे तो पार्टी देंगे फ्यूचर में वो निपट जाएंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी यार। चलो जल्दी आ जाओ। 1.0 मैंने नीट 2.0 बोला था क्या, सॉरी माय बैड, नीट 1.0। चलो लक्ष्य नीट बोल देता हूं अच्छे से। तुम्हारा पार्टी डन मेरे तरफ से, ठीक है, फंडिंग होगी इस बार, जबरदस्त वाली फंडिंग करवाएंगे सर से। चलो थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू सो मच, लव यू बच्चा लोग, आप लोगों ने पूरा एकदम समझ लिया है और खुश होकर थम्स अप कर दिया। चलिए जल्दी इधर आ जाइए, वाह 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 क्या बात है। चलिए सर, अब आप ये बोलने वाले हो सर कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्म्स एनएस है, ठीक है, अब ध्यान से मेरा बात सुनना। प्राइमरी का जो ईएमएफ होगा वो क्या होता है, ईएमएफ होता है फ्लक्स में चेंज, ठीक है बेटा। हाँ सर, तो यहां पे आप बोलोगे कि सर जो सेकेंडरी के अक्रॉस ईएमएफ डेवलप होगा, सेकेंडरी के अक्रॉस वो होगा माइनस ऑफ एनएस। एनएस क्यों लिखा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्म्स, 1 से डी5 बाई dt, जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर, तो ns d5 बाई dt सर। इसमें किसी भी बच्चे को एक जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस सर, अब आ जाओ आयुष, मैं बात करता हूं एक बार, प्लीज इसको समझा लेने दीजिए, उसके बाद 3 अक्टूबर को टेस्ट है, इसके बारे में आपसे मैं पूछूंगा, डोंट वरी।
सर ये सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। प्राइमरी में जो बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके चलते वो क्या होगा, होगा माइनस ऑफ एनपी डी फाई बाई डी टी। देखो मैंने बताया था ये जो फ्लक्स का चेंज हम मानते हैं ये डी फाई बाई डी टी हमेशा दोनों के एक कॉइल से सेम होगा। मैंने ये बोला, मैंने माना है देयर इज नो लीकेज एनीवेयर। समझ में आया ना दोनों में, क्योंकि वो परफेक्ट कपलिंग वाली केसेस को हमने कंसीडर किया है। तो देखो यहां पे भी डी फाई बाई डी टी ही है, यहां पे भी डी फाई बाई डी टी है, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ कॉइल्स मान लो 10 है और मान लो सेकेंडरी में 50 है, तो यहां का ईएमएफ ज्यादा डेवलप होगा। यही तो वो चीज है सर जो स्टेप अप और स्टेप डाउन कराता है इसे। यस, माइनस क्यों, क्योंकि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो माइनस एल डी आई बाई डी टी ही तो बोलते हो। अरे ईएमएफ इंड्यूस क्या बोलते हो, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। जो फ्लक्स कहीं पे भी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या कोई भी इंडक्टेंस हो, अकॉर्डिंग टू द ईएमएफ किसके अकॉर्डिंग, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलते हो, ईएमएफ डेवलप जो होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ये माइनस डायरेक्शन को बताता है, ऑल्दो ये माइनस डायरेक्शन को बताता है बेटा, लेकिन यहां पे मैं बहुत ज्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट डायरेक्शन पे नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि इस डायरेक्शन के पीछे अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इसका डायरेक्शन इतना आसान नहीं है बताना, इसको अलग तरीके से बनाया जाता है जिसके ऊपर एक कन्वेंशन होता है कॉल्ड डॉट कन्वेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो वो भी एक अलग चीज है। एक ट्रांसफॉर्मर इतना आसान नहीं है, पता है हमने पावर इंजीनियरिंग में 6 महीने तक यही पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मर 6 मंथ तक। तो डॉट कन्वेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ये बताता है कि एक्चुअल में करंट का डायरेक्शन किस टाइम पे कहां पे जाता है। तो ये जो एकदम से मैंने माइनस लिख दिया ये इतना भी आसान नहीं है माइनस, लेकिन तुम्हें जितना ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूं कि ईएमएफ जो डेवलप होगा वो तुम्हें पता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी लिखते हो आप, और माइनस क्यों, वो डायरेक्शन को बताने के लिए। गेटिंग, ये बहुत बढ़िया। तो क्या लिखोगे, माइनस ऑफ एनपी डी फाई बाई डी टी और माइनस ऑफ एनएस डी फाई बाई डी पी। अब ध्यान से मेरा बात सुनना, ये दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या रिजल्ट आता है। यस, आज लास्ट लेक्चर है, इधर आ जाओ जल्दी से, इसके बाद मस्त मजा ले रहे होंगे बढ़िया बढ़िया टॉपिक से। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ध्यान से देखो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तुम्हें अगर बोर्ड में आता है, एनसीईआरटी में आता है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिखोगे, पूरा 100% मार्क्स मिलेगा। तो यहां पे ES बाई ईपी जो होगा वो क्या होगा सर, ES बाई ईपी जो होगा सर वो माइनस माइनस खत्म, NS बाई एनपी डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी खत्म, तो ये होगा NS बाई एनपी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमें समझ में आना चाहिए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर में, जो कि हमें पूरा समझ में आना चाहिए कि ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी के क्रॉस जो ईएमएफ वोल्टेज होगा और प्राइमरी के क्रॉस वो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो में होता है। ये बात हमें पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। यस, वाटलेस करंट आई विल डिस्कस, मैं लाया हूं पूरा, टेंशन मत लो। ओके सर, तो ये हमें पूरा समझ में आ चुका है कि आपने बता दिया ES by EP is equal to NS by NP, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सर एकदम समझ में आया, ठीक है। अब क्या है सर, अब क्या है सर, अब क्या है सर, अब मैं यहां पे ये पेज फालतू का ऐड हो गया। अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं। कभी भी अगर ट्रांसफॉर्मर हम पढ़ते हैं ना बेटा, तो इसमें कुछ एजम्पशन के साथ पढ़ते हैं। क्या है एजम्पशन सर, हम मानते हैं कि ये जो फ्लक्स का लीकेज है, द सेम फ्लक्स लिंक्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, देयर इज अ वेरी लिटिल लीकेज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने ये भी लिखा है, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हें एक इंपॉर्टेंट लाइन समझाने की कोशिश करी है कि कभी भी अगर ट्रांसफार्मर के ऊपर तुमसे कोई और डिफिकल्टी में तुम्हें फंसाने की कोशिश करे तो तुमसे हो सकता है वाइवा में पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर में जब क्वेश्चंस आता है तो क्या इसमें कोई एजम्पशन है, क्या डायरेक्ट जनरल टर्म तुमने डिस्कस किया? नहीं सर, हमने जनरल टर्म डिस्कस नहीं किया, हमने पहला ही टर्म ये डिस्कस किया था। अभी तुरंत मैंने बताया भी था तुम्हें कि ये सब एजम्पशंस होता है और एनसीईआरटी में क्लियरली स्टेटेड है। सुनो बात को, एनसीईआरटी में जो लाइन स्टेट करता है ना बेटा, वो क्वेश्चन बहुत पूछता है नीट में, इसलिए तुम्हारे पीछे इतना मेहनत करके सारे पॉइंट्स को मैं बताता हूं। पहला पॉइंट मैंने बताया, हमने माना है, ये एजम्पशन है, हमने माना है सेम फ्लक्स लिंक बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बट
अ वेरी लिटिल फ्लक्स लीकेज इज देयर, है ना? यस सर। अब यहां पे देखो, ये पॉइंट आपने बता दिया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एजम्पशन होता है, क्या? पावर जो लॉसेस होता है, ये हमने लिखा नहीं है क्या? हाँ, मैंने लिखा नहीं है, जो कि इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। पावर जो लॉसेस होता है प्राइमरी में और पावर जो लॉसेस होता है सेकेंडरी में, ये दोनों में हम मानते हैं कि ट्रांसफार्मर में बराबर होता है, क्योंकि हम मानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो 100% इफिशियंट है। ऑल्दो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 90% से ज्यादा हम पहुंचा सकते हैं, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 90% से ज्यादा हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं, ये दो पॉइंट मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, डोंट वरी, वेट, ये दो पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, वेट। हम मानते हैं कि इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम मानते हैं, वी एज्यूम दैट, हम मानते हैं, ध्यान दो इधर क्या क्या बोल रहा हूं यार, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सब बता रहा हूं। वी एज्यूम दैट power losses in primary is same as that of the power losses in secondary, so that the efficiency of transformer is 100%। तो हम क्या मानते हैं? we assume that efficiency of the transformer is 100%। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। efficiency of ट्रांसफॉर्मर, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इज 100%। अब 100% अगर मैंने इफिशियंसी मान लिया, इसका क्या मतलब सर? इफिशियंसी होता क्या है, पहले ये समझो। इफिशियंसी का डेफिनेशन होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। कभी भी अगर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी की कोई बात करे तो होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। बट हमने क्या एज्यूम किया है? हमने एज्यूम किया है, वॉइस लैग तो नहीं हो रहा है यार वॉइस, सब चीज ठीक है या नहीं, पहले ये बताओ एक बार। बीच बीच में कुछ लोग लैग बोले जा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है क्यों बोल रहे हो। सब चीज ठीक है ना? पहले ये बताओ, जल्दी बताओ, पहले जल्दी बताओ, सब चीज ठीक है ना? वॉइस लैग क्यों बोल रहे हो? कितनों को वॉइस लैग नहीं आ रहा है वो बताओ जिसको वॉइस लैग नहीं आ रहा है वो इस बार जबरदस्त वाला हार्ट भेजो मुझे हार्ट साइड भेजो। अरे यार सब लोग बोल रहे हैं ठीक है, ओके, नो लैगिंग। बच्चों जिसको लैग हो रहा है ना, वो थोड़ा सा अपना ऐप को दोबारा से चलाएं और दोबारा से देखें, मेरे तरफ से बिल्कुल कोई इशू नहीं है। ऑल ओके है, सबने बोल दिया ऑल ओके है सर, कंटिन्यू, ओके। तो अब मैं इधर, ठीक है, थैंक यू। चलिए अब इधर आ जाइए बच्चों। सर आपने बोला कि आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, ये क्या होता है बेटा? इफिशियंसी। और आपने माना क्या? इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 100%। तो जब इफिशियंसी ट्रांसफार्मर का है 100%, मेरे तरफ से बड़ा सा हार्ट तुम्हारे लिए, इधर आ जाओ। तो इसका मतलब सर कि जो पावर इनपुट यानी कि प्राइमरी में लॉस होगा, वही पावर सेकेंडरी में लॉस होगा। यस, तो यहां पे ये जो अजम्पशन है ना बेटा, थैंक यू बच्चा लोग, कि ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी है वो 100% है। इसका मतलब हमने फिर से एक अजम्पशन माना है कि पावर जो इनपुट का होगा वही पावर आउटपुट का होगा। और इनपुट पावर और आउटपुट पावर को कैसे लिख सकते हो? आउटपुट में क्या क्या है? सेकेंडरी। तो तुम क्या लिखोगे? ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी, और क्या लिखोगे? करंट अक्रॉस सेकेंडरी। यहां पे क्या लिखोगे? ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी और करंट अक्रॉस प्राइमरी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट सब बताते जा रहा हूं मैं, एकदम ध्यान से देखो। और एक और एजम्पशन हमने माना है कि पावर इनपुट और पावर आउटपुट बराबर है। ये एक बार ना जेईई मेंस में अभी तुरंत एक क्वेश्चन पूछा था 2 साल पहले कि इफिशियंसी जो हम निकालते हैं उसमें क्या एजम्पशन होता है, और इसी लाइन के ऊपर जेईई मेंस का क्वेश्चन था। तो सोचो तुम्हारा नहीं आ सकता क्या?
सर कैसी बातें कर दी, एकदम आ सकता है। तो याद रखना है जो मैं बोल रहा हूं, उसी पे क्वेश्चन आता है यार। अच्छा सर, तो इनपुट में क्या लिखोगे? ईपी आईपी, और आउटपुट में क्या लिखोगे? ईएस आईएस, और यहां से एक फिर से रिजल्ट निकला, ईपी बाई ईएस इज इक्वल टू आईएस बाय आईपी। ये एक और इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हमारे हाथ में आया, ईपी बाई ईएस इज इक्वल टू आई एस बाय आई पी। देखो ध्यान से, ये इनवर्स रेशियो में है बेटा। देखो ईपी बाई ईएस आई एस बाय आई पी के बराबर है, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। और यहां पे अभी एक रिजल्ट क्या बनाया है मैंने, क्या बनाया है? ईएस बाय ईपी। इसको भी पलटी मार दो, पलटी मार दो, पलटी मार दो जल्दी से। इसको पलटी मारोगे तो लिखोगे ईपी बाई ईएस, हाँ सर, और ये किसके बराबर है? एनपी बाय एनएस के। तो अब देखो यहां से कुछ रिजल्ट्स निकाल लो। इसको मान लो इक्वेशन अल्फा, ओके, और इसको मान लो इक्वेशन बीटा। तो ये रिजल्ट के ऊपर सारा न्यूमेरिकल होता है ट्रांसफार्मर का, सारा न्यूमेरिकल। तो 1 और 2 को जब तुम देखोगे तो ईपी बाई ईएस वहां एनपी बाई एनएस के बराबर है, यहां आईएस बाई आईपी के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन अल्फा एंड बीटा यहां से एक जबरदस्त रिजल्ट आया, फ्रॉम इक्वेशन अल्फा एंड बीटा क्या आया, जल्दी से बताओ मुझे। सर ईपी बाई ईएस आया, और ये था किसके बराबर? एनपी बाई एनएस के, और ये किसके बराबर है? आई एस बाय आई पी के। बेटा इसे तुम्हें भूलना नहीं है, बेटा इसे तुम्हें भूलना नहीं है। ये याद रख डाला तो ट्रांसफार्मर खत्म हो गया, ऐसा समझ लो। जितने भी न्यूमेरिकल आज तक आए हैं, या जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल हैं ट्रांसफार्मर के, वो सिर्फ दो कॉन्सेप्ट पे आता है, एक इफिशियंसी पे, एक पावर लॉसेस पे, और एक इस फॉर्मूले पे। तो ये फॉर्मूला और पावर लॉस तो लगभग एक ही मान लो, और दूसरा इफिशियंसी। और इफिशियंसी होता क्या है? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। अगर तुम ये समझ लिए तो लाइन से कोई भी ट्रांसफार्मर तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, कोई भी ट्रांसफार्मर सॉल्व हो जाएगा। तो यहां से देखो, यहां से क्या देखोगे बच्चों? सर परसेंटेज इफिशियंसी का भी फॉर्मूला लगा दो, पर ईटा इफिशियंसी को ईटा से नोट करते हैं। तो ये क्या होगा? आउटपुट पावर, तो मैं लिखता हूं पी आउट बाय पी इन इंटू 100। कभी भी अगर इफिशियंसी परसेंटेज वाइज कोई पूछता है तो तुम क्या लिखोगे? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100। ये परसेंटेज इफिशियंसी होती है ना। इफिशियंसी इसका करंट पे नहीं होता, नंबर ऑफ टर्न पे नहीं होता, ईएमएफ पे नहीं होता, किस पे होता है? पावर पे होता है। और हमारा अजम्पशन क्या है? हमारा अजम्पशन है इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों क्या है? इक्वल है सर। तो ये पूरा का पूरा एकदम मस्त समझ में आ गया है बच्चा लोगों को, और बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, एजम्पशन भी समझ में आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दमादम तरीके से। अगला पॉइंट क्या है? अब मैंने लिखा है एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। अब तुम मुझे बताओगे दमादम क्या क्या लॉस हो सकता है। चलो इधर आ जाओ। सर ये रहा हमारा ट्रांसफार्मर, जल्दी से बताओ क्या ये एक जो चीज है वो आयरन कोर को इसने मैग्नेटाइज किया? तो यहां पे ये जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज तुमने दिया है ये डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करता रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो चीज है ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज दोनों होता रहेगा। तो यहां पे हिस्टैरिसीस लूप डेवलप होगा। क्या ये चीज तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट हो चुका है कि सर आपने ये सब चीज मस्त बताया हुआ है कि कभी भी अगर मैग्नेटाइजिंग की प्रॉपर्टीज आएगी तो उसके अंदर बॉडी मैग्नेटाइज होगा, लेकिन करंट के डायरेक्शन को चेंज करोगे तो पहले मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और चेंज होने के चलते मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन दोनों होगा। तो जब मैग्नेटाइजेशन होगा तो ऐसे होगा, और उसके बाद दोबारा से ये इस तरीके से कुछ रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। क्या मैं एकदम समझ रहा हूं कि तुम एकदम समझ रहे हो? जल्दी से बता दो। यस सर। और मैंने बताया था कि हिस्टैरिसीस का ये जो एरिया होता है, एरिया, ये सब पुराना ज्ञान है, अभी कुछ नहीं बता रहा, तुम खुद बताओगे। एक तो लीकेज हो गया फ्लक्स में, दूसरा हो गया हिस्टैरिसीस का कुछ एरिया होगा। तो ये एरिया में जितना होता है उसका लॉस बताता है, याद है तुम्हें? लॉस पर यूनिट वॉल्यूम
पक्का? अरे सर एकदम। तो यहां पे क्या बोला तुमने कि इसमें हिस्टेरेसिस लॉस की भी पॉसिबिलिटी है। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया। और अगला लॉस देखो, ये जो कोर है ना, आयरन कोर बेटा, यहां पे इस रेसिस्टेंस भी कुछ होता है इनिशियली प्राइमरी में, ऑल्दो वो कम होता है, करंट कम होता है, ये चीज बताऊंगा अभी, बहुत ही बढ़िया। तो एक और लॉसेस होता है जो कि I²R लॉस होता है, हीट लॉस। याद है तुम्हें बताया था, हीट बताया था। पावर लॉस जो होता है, पावर लॉस I²R, तो कुछ रेसिस्टेंस ही होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि 100% क्वाइल ही होंगे, आइडियल क्वाइल हम लगा देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, कुछ रेसिस्टेंस होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था हम लॉसेस को रिड्यूस करना चाहते हैं बेटा, तो क्या होगा, ये दो अजम्पशन अब समझ में आया सर। द प्राइमरी रेसिस्टेंस एंड करंट आर स्मॉल, ये हम चाहते हैं कि लॉसेस कम होए, इसीलिए दोनों को हम I² लॉस को कम करना चाहते हैं, तो I²R का लॉस को डिक्रीज कराना चाहते हैं, इसीलिए ये दोनों स्मॉल होता है। और सेकेंडरी करंट को भी हम स्मॉल रखना चाहते हैं। सेकेंडरी रेसिस्टेंस अपने हाथ में नहीं होता, सेकेंडरी तो तुम्हारा जैसा एसी रहेगा तो उसका जो लोड होगा वो लेगा, बल्ब रहेगा या जो भी चीज तुम चलाओगे वो लोड तो डिपेंड करता है कि तुमने क्या लगाया, लेकिन प्राइमरी का रेसिस्टेंस तेरे हाथ में है तो उसे हम कम करना चाहेंगे। तो जिसको नहीं आया वो दोबारा से अब समझो क्या बोल रहा हूं मैं। देखो इधर, अब मैंने बोला कि एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहला मैंने बोला इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर स्मॉल एनर्जी लॉसेस डू अकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। सारा बच्चा सब चीज छोड़ के इधर आ जाओ, मजा दिला दूंगा। इधर देखो, पहले फ्लक्स लीकेज। सर आपने पहले बताया कि फ्लक्स लीकेज जो होगा, देयर इज ऑलवेज सम लीकेज ऑफ फ्लक्स, not all the flux due to the primary passes through the secondary due to poor design of core। देखो वो जो आयरन कोर है उसकी डिजाइनिंग इतनी परफेक्ट नहीं होती, अगर उसका परफेक्ट डिजाइनिंग होगा तो एक्चुअल में फ्लक्स लीकेज एकदम नहीं हो सकता, लेकिन पुअर डिजाइनिंग होता है कोर का, और वो जो वाइंडिंग होता है ना वो प्रॉपर वाइंडिंग नहीं होता, एकदम से क्लोजेस्ट वाइंडिंग नहीं होता, तो वहां से भी कुछ फ्लक्स लीकेज हो सकता है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि एक कॉइल और दो कॉइल के बीच को एकदम से चिपका दो तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एकदम से सीधा होता है कि नहीं, और तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एकदम सेंटर से पास करता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी गैप दे दिया तो फ्लक्स लीक कर जाएगा, वो एंगल में चला जाएगा कुछ, है ना। ये बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं। ये आयरन, ये जो कॉइल है इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बताया था ऐसे ऐसे होता है। अगर ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है, तब तो ये एंगल पे जाएगा ही नहीं, सब स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, तब लीकेज को तुम कम कर सकते हो। यस सर। तो एयर गैप होता है कोर के बीच में, उससे भी लीकेज होता है। It can be reduced by winding the primary and secondary coil one over the other। Yes sir, एकदम मस्त समझ में आ गया। दूसरा, रेसिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग। जो तुमने क्वाइल लगाया, वाइंडिंग मतलब वो जो क्वाइल लगा रहे हो, ओके, द वायर यूज्ड फॉर द वाइंडिंग हैव सम रेसिस्टेंस। सर एकदम मजा आ रहा है भाई साहब, एक एक चीज फील आ रहा है। Has some resistance and so energy is lost due to heat produced in the wire। इसको I²R लॉस बोला जाता है ना बच्चों। यस सर। इन हाई करंट लो वोल्टेज वाइंडिंग दीज आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक वायर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसका तुम्हें इतना सा भी समझ में नहीं आया, मुझे पता है, ये मैं अभी समझाऊंगा। ये वाला लाइन, ये क्या लिख दिया ना मैंने, ये मैं समझाऊंगा अभी तुरंत तुम्हें। ये वाला लाइन अभी समझ आया नहीं मैंने, ठीक है, अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी मैं इतना सा गाया कि रेसिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग में लॉसेस होंगे। बहुत बढ़िया। अगला लॉसेस क्या होगा, एडी करंट का लॉस। अरे वाह वाह वाह, एडी करंट तो आपने बताया ही था सर। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो मेटल में कोई भी में जब आता है तो रेंडमाइजेशन के चलते ढेर सारे करंट्स अलग 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 तरीके से लूप बना देता है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे एक्चुअल प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं मिल पाता। That's why the name is एडी करंट। तो वो करंट कभी इधर मूव कर रहा होता है, कभी इधर, और उसे कम करने के लिए हम थोड़े थोड़े कट मार देते हैं, है ना, प्लेट्स में। ये मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है एडी करंट का लॉस। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और ये आयरन जो है कोर वो तो पूरा का पूरा सॉलिड है, गैप थोड़ी है उसमें यार,
नहीं सर, तो उसमें भी जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे या कुछ भी होंगे पूरा प्लेट की तरह बिहेव करेगा, तो यहां पे कोई भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो वो जो आयरन कोर तुमने लिया है वहां पे, वो कुछ इस तरीके से नहीं शो होगा, इस तरीके से नहीं शो होगा। होगा सर, इस तरीके से शो होगा। तो क्या करोगे, यहां पे अगर करंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे आयरन में, बोलो हाँ है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को हजारों डायरेक्शन मिल सकता है मूवमेंट का। तो जब भी कोई प्लेट टाइप का चीज मूव कर रहा होता है, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड यदि चेंज होए या कांस्टेंट हो तो प्लेट को मूव कराओ तो हमेशा एडी करंट होता है। तो यहां पे भी होगा। यस सर, द ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट इन द आयरन कोर एंड कॉजेज हीटिंग। ये तो बहुत अच्छे से पता है सर। द इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय हैविंग लेमिनेटेड कोर। अरे वाह, लेमिनेटेड कोर दिया तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मजा ही नहीं आया, उसके अंदर से फ्लक्स ही चेंज नहीं हुआ, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं हुआ। तो ये चीज को भी हम कम कर सकते हैं। और अगला हिस्टेरेसिस, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर रिपीटेडली रिवर्स्ड बाय द ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लूइड। सर एकदम समझ में आ रहा है। द रिजल्टिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द कोर appears as a heat is kept to minimized by using magnetic material which has low hysteresis loss। मैंने बताया था कि ऐसा हिस्टेरेसिस लूप बना लो जिसका कि क्या हो जाए, जिसका कि क्या हो जाए, लूप एकदम से ऐसा नैरोअर हो जाए, नैरोअर हो जाए, तो इसका लॉसेस कम होगा। मैंने बताया था ये सारा पॉइंट। तो ये सब लॉसेस तो सब पहले से हमें पता है सर, लेकिन तुमसे इस चैप्टर में पूछता है कि कौन कौन से लॉसेस हैं। तो अगर सारा का सारा एकदम सही समझ में आ जाए तो बता देना बेटा। बेटा एमआर सर ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाते हैं, वो बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं ऑप्टिक्स। तो मैं पूछ रहा हूँ अरे यार आ जाओ बच्चा लोग, तुम्हें याद कर रहा है, क्या कर रहे हो? तो बोल रहा है ऑप्टिक्स तो भाई बोल देना बच्चों को मैं पढ़ाता नहीं, ठीक। और वेव ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स एमआर सर पढ़ाते नहीं। तो कोई भी आ जाएंगे, लेकिन अभी बेटा अभी के चैप्टर में वो तो बिल्कुल ही नहीं आ सकते, क्योंकि वो पढ़ाते ही नहीं है ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। कोई भी बैचेस में नहीं पढ़ा है, वो पढ़ाते ही नहीं ऑप्टिक्स, पहली बात तो। ठीक है सर, तो आप समझ गए हो, तो अब बोलने की आवश्यकता ही नहीं है ना। मैं बोलता हूँ यार बच्चों को बताओ, बच्चे याद कर रहे होते हैं यार, आके पढ़ाओ बच्चों को, क्या दिक्कत है? तो बोल रहा है यस सर, ठीक है आएंगे आएंगे, बच्चों को बोल दो आएंगे। ओके बच्चा लोग, चलो तो ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बाद बात करेंगे इसकी, पहले तो धमाकेदार तरीके से समझेंगे सर। तो ये सारा बात समझ में आ गया। चलो अब मैं बोलता हूं यूसेज ऑफ ट्रांसफार्मर। तो तुम्हें पता ही है टीवी में यूज होता है, रेडियो में यूज होता है, और क्या पता है तुम्हें इंडक्शन फर्नेस में यूज होता है, और क्या पता है स्टेप डाउन और स्टेप अप में यूज होता है, जो कि अभी मैं बताऊंगा। और लास्ट वाला एक पॉइंट छोड़ा था ना, उसे भी बता दे रहा हूं, तो इधर आ जाओ। तो इंडक्शन फर्नेस में यूज होगा ट्रांसफार्मर, वोल्टेज रेगुलेटर में वही तुम लोग बोल रहे थे ना, स्टेबलाइजर, टीवी में, और क्या कंप्यूटर में, और क्या रेफ्रिजरेटर में, तो ये भी हो जाएगा। और क्या स्टेप डाउन और स्टेप अप, ये मैं बताता हूं तुम्हें। ठीक है बच्चों, आ जाओ जल्दी से। तो अब ट्रांसफार्मर का दो तरीके का एप्लीकेशन, स्टेप डाउन एंड स्टेप अप, ये दोनों बताऊंगा। और ये देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। इन द ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, इन दोनों पॉइंट्स को आप समझो कि ये दो पॉइंट सर क्या बताना चाहते हो आप। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। फिजिक्स ना इतना बढ़िया सब्जेक्ट है ना कि एकदम फील दिला देता है यार बचवा को, है ना, और बचवी लोगों को। तो इधर इधर इधर, तो तुम लोग ये बात समझ लो कि तुम्हें एकदम बढ़िया तरीके से तब मजा आएगा जब तुम पूरा ध्यान देके इधर देखोगे। ठीक है बच्चों? यस सर, यहां पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ओके, तो अब देखो, इन द ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, देखो होता क्या है, हम क्या करते हैं, सारे लोग इधर कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाओ। इन द ट्रांसमिशन ऑफ एसी, हम एसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं बहुत दूर लॉन्ग डिस्टेंसेस में, तो हम पावर लॉसेस को कम कराना चाहते हैं, मतलब आई स्क्वायर आर लॉस को कम कराना चाहते हैं। आई स्क्वायर आर लॉस को कम कराने के चलते हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। अरे बोलो, हम क्या करते हैं, यहां पे हाई वोल्टेज डेवलप कराते हैं, हाई वोल्टेज। अब वोल्टेज को बढ़ा दिया हमने, और वोल्टेज को बढ़ाने से क्या हुआ, हमारा आई स्क्वायर आर लॉसेस जो होता है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है।
तो कभी भी अगर तुमसे पूछता है कि लॉन्ग डिस्टेंसेस में ट्रांसफर करते हैं अगर एसी को तो क्या किया जाता है, तो इसीलिए तुम्हें पता होता है कि जब तुम जैसे अपने घर में या कहीं पे भी घर के आसपास तुम्हारे पास पोल्स लगे होते हैं ना छोटे छोटे, वहां उससे पहले एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, वहां पे बहुत ही ज्यादा वोल्टेज आ रहा होता है। फिर क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिशन पोल पे लाते हैं, यूटिलिटी पोल पे, उसे यूटिलिटी पोल बोलते हैं, और उस पोल से तुम्हारे घर पे आता है। तो 2 बार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। हाई वोल्टेज से सप्लाई करा गया है, हाई वोल्टेज लॉन्ग डिस्टेंसेस पे आया, अब यूटिलिटी पोल के ऊपर उस वोल्टेज को कम किया जाता है और तुम्हारे घर में और कम आता है, 240 220 वोल्ट आता है। तो होता क्या है, इस ट्रांसफार्मर का स्टेप डाउन प्रोसेस यूज होता है। इधर ध्यान दो पूरा ध्यान से। तो स्टेप डाउन कैसे हुआ सर, वो बताता हूं अब मैं तुम्हें। स्टेप डाउन प्रोसेस कैसे हुआ, अब 2 तरीके से ट्रांसफार्मर यूज होता है। मैंने बोला स्टेप डाउन, जल्दी ध्यान दो इधर। स्टेप डाउन प्रोसेस का मतलब हो गया कि सर सेकेंडरी में जो होगा, सेकेंडरी का जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ इन द सेकेंडरी, ईएमएफ इन द सेकेंडरी मस्ट बी ग्रेटर देन द ईएमएफ इन द प्राइमरी। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया है तुम्हें, मैंने बताया है वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, वी नो दैट क्या सर, ई एस बाय ई पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी। हाँ सर, और अगर मुझे ई एस निकालना है सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज, तो मैं क्या करूंगा, एन एस बाय एन पी इंटू ई पी। अब ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो, अगर मैंने बोला कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का बढ़ा दूं, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का बढ़ा दूं, तो स्टेप डाउन है ना, ये गड़बड़ कर दी मैंने, यहां पे स्टेप डाउन है तो क्या होगा, सेकेंडरी जो होगा वो कम होगा प्राइमरी से, ठीक है ना, यस सर। तो यहां पे क्या होगा, ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई पी, हमने सीखा है। अब अगर मैं बोलूं कि सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दूं प्राइमरी से, एन एस इज लेसर देन एन पी, तो ऐसे केस में एन एस बाय एन पी जो होगा वो लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 क्वांटिटी से अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो घटा देगा इससे, तो सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से कम हो जाएगा। और इस तरीके से ये जो चीज होता है, जब मेन ट्रांसफार्मर से यूटिलिटी पोल पे लाते हो तो वोल्टेज रिड्यूस होता है इस तरीके से, क्योंकि दूसरा ट्रांसफार्मर जो होता है वहां पे जो फर्दर आउटपुट दे रहा होता है, उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है वो जो मेन ट्रांसफार्मर होता है उससे कम हो जाता है। और इस तरीके से फर्स्ट टाइम यूटिलिटी पोल पे ट्रांसफार्मर के थ्रू वोल्टेज को कम कराया गया है। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज होता है वो बहुत ही हाई वोल्टेज होता है, 18,000 वोल्ट, ऐसे बोलते हो ना तुम, हाँ सर। अच्छा, अब एक और बात सुनो, तो इस तरीके से 2 बार इसे स्टेप डाउन प्रोसेस किया जाता है। ओके, स्टेप अप करना हो तो समटाइम्स, स्टेप अप करना हो तो हमें पता ही है सर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करना है हमें, तो ऐसे केस में क्या होगा, नंबर ऑफ सेकेंडरी जो होगा वो प्राइमरी के से ज्यादा हो जाएगा, तो सेकेंडरी का जो हमारे पास होगा आउटपुट वो अभी तुरंत आपने बताया है, ये रहा एन एस बाय एन पी इंटू ई पी, है ना, एन एस बाय एनपी इंटू ईपी, और नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा सेकेंडरी का वो ज्यादा हो जाएगा प्राइमरी से, तो ये कैसा यूज हो जाएगा, वैसे केस में हम ये बात बोल सकते हैं कि ये जो एन एस बाय एनपी है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और देयरफॉर सेकेंडरी का जो होगा वोल्टेज वो ज्यादा हो जाएगा, किससे, प्राइमरी से। तो ये चीज तुम्हारे दाएं हाथ का खेल है, एकदम मस्त समझ में आ गया है ना। तो यहां से मस्त समझ में आ गया सर कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी यूज किया जा सकता है, स्टेप अप भी किया जा सकता है ट्रांसफार्मर में। अब हमें याद क्या रखना है सर वो बता दो, तुम्हें 4 चीज याद रखना है, देखो क्या क्या सर। अब यहां से ध्यान दो और क्वेश्चन शुरू हो रहा है। वॉटलेस करंट मैं बताऊंगा क्वेश्चन कराने के बाद, रुक जाओ, ये रहा वॉटलेस करंट तुम्हारे लिए, लेकिन ये क्वेश्चन कराने के बाद तुम्हें 4 चीज यूज करना है, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। फर्स्ट, पहला चीज, ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी इज इक्वल टू आई पी बाय आई एस, ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि पावर इनपुट और पावर आउटपुट दोनों बराबर हमने माना है। तीसरा याद रखना है इफिशियंसी जो होता है
वो पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट के बराबर होता है। और चौथा याद रखना है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज कर सकते हैं। अगर ये सारा चीज यूज कर रहे हो तो एकदम मजा आया। एक लाइन बोल देता हूं मैं, ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है वो इनपुट से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। याद रखना ये कैसे होता है, क्या होता है, इसका डेरिवेशन है ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में, ऐसे बोल दिया, कभी कभी यूज हो सकता है क्योंकि एससी वर्मा ने ये लाइन को लिखा हुआ है। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी है बेटा, करेंगे कभी फ्यूचर में, एक बार है, शायद मौका मिल जाए मुझे तो मैं तुम्हें बता देता हूं। आउटपुट जो होता है और इनपुट से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, ये याद रखना बस यार, आउट ऑफ फेज होता है किससे, इनपुट से, यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री फेज डिफरेंस होता है, ये याद रखना। तो ये सारा कुछ अगर तुमने याद कर लिया तो क्वेश्चन यूं दमादम शुरू करेंगे तो एकदम अगर मस्त मजा आ गया है बच्चा लोग तो वाटलेस करंट तो मैं नीचे रख लेता हूं और लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट। तो एकदम मस्त मजा आ गया है सारे कुछ का, तो एकदम तगड़ा आग लगा दो एक बार, जबरदस्त वाला तगड़ा आग लगा दो। फिर मैं शुरू करूंगा न्यूमेरिकल और एक एक मिनट से कम टाइम पे हम सारे के सारे ट्रांसफार्मर का प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम और मैंने कुछ अपने प्रॉब्लम लाए हैं वो भी करा दूंगा। एमएमए नहीं यार, एमएमए के बाद आग लगनी चाहिए जबरदस्त वाला, जल्दी से बता दो फटाफट कि एकदम सब समझ में आ गया है सर, बिल्कुल कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। वाह बच्चों लोग, तुम लोग एकदम सही चल रहे हो और एकदम मजा दिला रहे हो मुझे भी। सर स्टार्ट क्वेश्चंस, यस पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, देन व्हाटलेस एंड उसके बाद फिर से एनसीईआरटी डिस्कशन। यस थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, मजा दिला दिया तुम लोगों ने आज तो यार। लेट्स स्टार्ट सम प्रॉब्लम, थैंक यू। चलिए 2014 नीट में पूछा गया एक क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा बढ़िया है, तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। ओके सर, चलिए शुरुआत कर दीजिए इसका सॉल्यूशन। सारे लोग अपना अपना आंसर बताएंगे और मस्त मजा लेंगे जीवन का। चलिए, अ ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 90%, यस इट इज फिजिबल, ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी 90% होगा। अब करेंगे खपाच खपाच, जल्दी आ जाओ। तो क्वेश्चन वालों ने बोला ईटा इज इक्वल टू 90%, परसेंटेज का मतलब होता है बाय 100, तो खपाच खपाच आ गया 9/10। ओके, ये एफिशिएंसी होगा किसके बराबर, पी आउटपुट बाय पी इनपुट के बराबर। ओहो हो, बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है, इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट पावर सप्लाई। अच्छा, यहां पे दो चीज बोल दिया, ट्रांसफर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 90% इज वर्किंग ऑन 300 वोल्ट, अच्छा, और 3 किलोवाट पावर सप्लाई, मतलब ये किसकी बात किया, इनपुट या आउटपुट, कुछ नहीं बोला है और बोला इतने पे काम कर रहा है, तो किसकी बात कर रहा है, इनपुट की। वैसे क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए, देखो ध्यान से। Okay, if the current in the secondary coil is 6 एम्पियर, ये किसका वैल्यू दे दिया सर, IS का वैल्यू दे दिया 6 एम्पियर। बोल रहा है द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, अच्छा इसका मतलब ये तो प्राइमरी की बात किया होगा, तो ये पूछ रहा है वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, ये बता दो। और पूछ रहा है द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, IP बता दो। ओहो, मजा ले लो जीवन का, चलो जल्दी से आओ और इधर मजा ले लो। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, देखो। चलो सर, ये हो गया 9/10, हाँ, तो ये हो गया 9/10 इज इक्वल टू पी आउटपुट, क्या हमें दिया हुआ है, हाँ, पी आउटपुट होगा वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी इनटू करंट अक्रॉस द सेकेंडरी। अरे पी बराबर VI सिखाया ना बच्चू, यस। पी इनपुट कितना है, 3 किलोवाट है, किलो को मत भूल जाना, 3 × 10 का पावर कितना होगा जल्दी बताओ, 3 वॉट। ओहो हो, तो ये हो गया VS का वैल्यू कितना है, सेकेंडरी का नहीं दिया, IS का वैल्यू दे दिया 6, तो ये निकल गया VS, तो VS × 6 डिवाइडेड बाय 3 × 10 का पावर 3, तो ये और ये बराबर है, हाँ, क्या VS निकल गया, यस यस यस। चलो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, चलो अब क्या करोगे,
अच्छा यहां से 10 से ये खत्म हो गया, इसे खत्म किया हो कभी तुम लोग? दो, तो ये कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय ये हो गया 100, तो 2 से 100 खत्म हो गया, कितना हुआ 50, ये कितना हो गया 150, तो वीएस कितना हो गया जल्दी से बताओ? 5 3 जा 15, 150 इंटू 3, आंसर आ गया 150 इंटू 3, यानी कि वीएस का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 450 वोल्ट आ गया। किधर है जल्दी से देखो, 450 वोल्ट इसमें है और इसमें है, यानी कि ये और ये निपट गया। दो ऑप्शन में बात चली। अगला क्या पूछा है? द करंट इन द प्राइमरी, ओहो हो, हमने क्या निकाल दिया? अच्छा सर आपने, अब क्या करूंगा मैं? करंट आईपी कैसे निकलिए हैं भैया? ओ ये रहा ये रहा ये रहा भाई साहब, 3200। 200 तो क्या है सर? 200 तो क्या है जल्दी से बताओ? वीपी है क्या है ये? वीपी, हाँ वीपी, और ये आईपी निकल जाएगा, ये लो। तो आंसर हो गया तुम्हारा फिर से। सर आपने बताया कि लॉसेस जो होते हैं पावर वाला, वो दोनों में हम बराबर ही मान रहे होते हैं, है ना? तो आंसर आ गया सर, क्या आंसर आया? पावर जो लॉसेस होगा वो दोनों में बराबर होगा, तो पी इनपुट जो होगा वो पी आउटपुट के बराबर होगा। पी इनपुट को मैं लिखूंगा वीपी इंटू आईपी, ओहो, और ये किसके बराबर है? ये है आउटपुट पावर और इनपुट पावर, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसे इनपुट ही पावर लिख लो, ये रो। ओह सर एकदम समझ में आ गया। तो ये हो गया कितना 3000, तो यहां से आईपी आईपी निकालना है, आईपी, तो ये कितना हो गया 3000 डिवाइडेड बाय 200, ये रहा 200, तो हो गया खपाच 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 टका 15 एम्पियर। तो इस तरीके से मस्त मजा आ रहा है तुम लोगों को, आसान सा कैलकुलेशन, और बी आंसर हमारे क्लास का हर एक बच्चों ने एकदम 4 डाला। सी क्यों बोल रहे हो बे? खोपड़िया उड़ा दूंगा मैं। अरे 13.5 कहां आ रहा है बे? अरे 200 से डिवाइड करोगे कि नहीं? अबे यार खोपड़ी उड़ जाएगा तुम्हारा, बता रहा हूं मैं। खुपाच 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 2 15 जा 13 बेटा, 2 का टेबल याद कर भाई साहब, 2 का टेबल याद कर, 2 का टेबल 2 का टेबल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, जाके करना आज 10 टाइम्स 2 का टेबल लिखना, ठीक है? मस्त मजा आएगा फिर जीवन में, समझ रहे हो ना बेटा? एक बार याद करना 3 क्लास में क्या पढ़ा था। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन के लिए रेडी? यस सर, चलो चलो। सी क्यों बोल रहे हो बे? अरे सी क्यों बोल रहे हो? आंसर 15 एम्पियर आया ना यार, नालायक सब कहेंगे। अबे ये सी वाले क्यों बोल रहे हैं सी? रॉन्ग सी, यस राइट बी। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, चलो 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 चलो। The primary of the transformer when connected to a DC battery of 10 volt draws a current of 1 milliampere. The number of turns in the primary and secondary winding are 50 and 100. The voltage in the secondary and the current drawn in the circuit of the secondary. अच्छा पूछ रहा है कि सेकेंडरी से कितना करंट निकला, लेकिन इसने क्या किया? डीसी बैटरी का यूज कराया भाइयों, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फ्लक्स का चेंज होना चाहिए। क्या डीसी से कोई फ्लक्स का चेंज होता है? नहीं नहीं नहीं। तो क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस अकर करेगा? नहीं नहीं नहीं। तो आंसर क्या होगा? 20 वोल्ट। अरे 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 जीरो, एंड देयरफॉर नो करंट, बिकॉज म्यूचुअल इंडक्टेंस का फर्क डीसी पे नहीं होता। डीसी बैटरी बोल के इसने मजा दिला दिया नीट वाले को। डीसी के केस में d5/dt होगा ही नहीं, और जब यही नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। बोलो मस्त मजा आया है जीवन का। डी आंसर होगा बे, खोपड़िया उड़ा दूंगा तुम लोगों का, सही बता रहा हूं मैं आज, है ना? बी राइट सी रॉन्ग, और यहां पे डी राइट। चलो अगला क्वेश्चन करो। अबे 15 एम्पियर सही है मेरा, चलो आ जाओ, डाउट हो। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन फटाफट आना चाहिए। दोनों क्वेश्चन एकदम सही है, रिपीट। अरे यार म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट क्या है? वो ईएमएफ इंड्यूस d5/dt बोलता है ना बेटे फैराडेज और लेंज ने। तो फ्लक्स का चेंज होगा क्या? डीसी वोल्टेज लगाओगे तो फ्लक्स का चेंज होता है क्या?
नहीं। फ्लक्स का चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? नहीं। तो ये काम करेगा क्या? नहीं। ये सारा खेल तो किस पे है? फ्लक्स के चेंज होने पे। और ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया जो कि कम ज्यादा हो रहा है, इसीलिए ये सब वर्क कर रहा है बेटा। डीसी बोल के इसने मजा दिला दिया है हमें। अच्छा ठीक है, एकदम मस्त जबरदस्त। ओके सर, लास्ट सी हो गया। क्या बोल रहा है यार ये लोग? नहीं, इसका डी होगा और इसका जो है वो मैंने क्या निकाला है, इसका बी होगा। सी कहीं से नहीं आया है मेरा, तो आई डोंट थिंक सी होगा। 13.5 आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों करे जा रहे हो तुम लोग। सही है, एकदम मस्त है अपना सॉल्यूशन। चलो बाद में बात करेंगे। अब कोई नहीं, अब कोई बात नहीं कर रहा मैं, दोनों सही है। हाँ प्रीवियस से प्रीवियस का मुझे तो पता ही है। क्या बोल रहे हो? सी बोल क्यों रहे हो भाई तुम लोग? आंसर देख के बोल रहे हो क्या किताब का? आंसर गलत होगा, मैं सही हूं। चल इधर आ जा, इधर आ जा, जल्दी आ जा। चलो इधर आओ, बोलते रहो सी, अब मैं नहीं रुकूंगा। चलो 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 अगला क्वेश्चन आ जाओ। एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स इन द प्राइमरी। ओके, एनपी का वैल्यू हो गया 100। चलो बहुत बढ़िया। एंड 250 टर्न्स इन द सेकेंडरी। एनएस का वैल्यू कितना हो गया? 250। बोल रहा है द पीक वैल्यू ऑफ द एसी इज 28। ये किसका वैल्यू दिया यार? पीक वैल्यू ऑफ एसी, और कुछ बोला ही नहीं। और पूछ रहा है द आरएमएस सेकेंडरी वोल्टेज, यानी कि ये पीक वैल्यू है इनपुट का, प्राइमरी का पीक वी नॉट पी। ये कितना है बेटा? 28 वोल्ट। चलो बहुत बढ़िया। बोल रहा है द आरएमएस सेकेंडरी वोल्टेज। चलो बहुत बढ़िया सर, ये तो हमें पता है। आंसर आ गया क्या तुम लोगों का? फॉर्मूला रॉन्ग? फॉर्मूला रॉन्ग कहां पे है यार? पावर इनपुट ही तो हमने लिखा है 3000, और वीपी और आईपी। तो ये तो तुमने इसको अ ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 90% इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट पावर सप्लाई। तो ये दोनों तो इनपुट की बात किया ना तुमने। तो ये तो वीपी का वैल्यू दे रखा है ना क्वेश्चन वालों ने। यहां पे लिख लो वीपी कितना है? 200। हाँ यही तो है। तो वीपी पता है, आईपी, और ये इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट पावर तो तुमने 3000 लिख ही लिया है। तो इनपुट पावर 3 किलोवाट लिखा है बेटा यहाँ पे। तो 3 किलोवाट जब ये तुमने निकाला इनपुट पावर, तो इनपुट पावर को क्या लिखोगे? वीपी इंटू आईपी। इनपुट पावर को क्या लिखोगे? वीपी इंटू आईपी। तो ये किसके बराबर है? 3 किलोवाट के बराबर है। तो वीपी वी इन, और ये क्वेश्चन वालों ने दे रखा है इनपुट पावर कितना? 3000। यहाँ पे 3000 लिख लो। और वीपी को क्या लिखोगे? वीपी पावर इनपुट को क्या लिखोगे? वीपी इंटू आईपी। ओके, वीपी का वैल्यू 200 तो दे रखा है क्वेश्चन वालों ने, तो आईपी क्या करोगे? 3000/200। तो ये क्या हो गया? 15। अब कुछ नहीं बोलूंगा, चुपचाप इधर आ जा। ठीक है सर, चलो यहां पे आ जाओ। ठीक ठीक, अब क्या होगा सर? अब यहां पे एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स इन द प्राइमरी एंड 250 टर्न्स इन द सेकेंडरी। ओके, एनपी 100 एनसी। ये आउटपुट पूछ रहा था पीक वैल्यू ऑफ द एसी, आरएमएस इन सेकेंडरी। 2 सेकंड में आंसर निकल गया। तो पहले पीक निकाल लो। तो तुम्हें पता है पीक इन सेकेंडरी बाय पीक इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ओ हो, तो ये पीक निकल रहा है अब। तो अब यहां से क्या निकालोगे? सेकेंडरी निकाल लोगे, सेकेंडरी का वोल्टेज निकाल लोगे। तो ईएस क्या हो जाएगा? एनएस बाय एनपी इंटू ईपी। एनएस कितना है? एनएस कितना है? एनएस कितना है? 250। ओके, एनपी कितना है? 100। और यहाँ पे ईपी कितना है? ईपी, ईपी मतलब वीपीओ। यस सर, ईपी का मतलब पावर आउटपुट जो है वो क्या है? पीक 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 पीक। तो क्या लिखोगे? इंटू 28। अच्छा सर, अब मुझे पीक नहीं पूछा है, मुझे क्या पूछा है? आरएमएस। तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय √2 भी करना पड़ेगा। चलो जल्दी से करो। खुपाच खुपाच, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 7 जा 14। ओके, 2 से 14 जा 28। ओके, 14 5 जा 70। तो ईएस का पीक वैल्यू निकला है 70। और इसी में कोई बच्चा 70 वोल्ट टिक करके निकल जाएगा तो वो निपट जाएगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने आरएमएस पूछा है, ये पीक निकला है। तो हमें आरएमएस निकालना है। तो आरएमएस, ई आरएमएस हमें चाहिए। कौन सा?
प्राइमरी वाला, तो क्या लिखोगे, कौन सा, सेकेंडरी वाला, सॉरी कौन सा, सेकेंडरी वाला। तो सेकेंडरी वाला आरएमएस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सेकेंडरी वाले का पीक को √2 से डिवाइड करना नहीं भूलूंगा। तो 70 को √2 से डिवाइड करो तो बताओ कितना आया, तो ये हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय √2, तो ये हो जाएगा ES का वैल्यू 70 डिवाइडेड बाय 1.41, तो यहां से पॉइंट उड़ाओगे तो ये 2 जीरो और आ जाएगा, इसको 140 मान लेता हूं, तो लगभग ये क्या हो जाएगा 7000 और ये 140 हो जाएगा, इससे इसको भी खत्म कर दो, तो ये हो जाएगा लगभग 700 बाय 14, 14 5 जा 70, आगे आंसर कितना, लगभग 50 वोल्ट। ये होता है तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और कैलकुलेशन से हर बनाने का नहीं, सॉल्व करने का बचवा लोग। तो यहाँ पे देखो 1.41 आया, हर बड़ा जाते तो डिवीज कैसे करते, लेकिन पॉइंट उड़ा के जीरो फेंका और 141 को 140 कर दिया, क्या दिक्कत है भाई। ओहो, जीरो से जीरो निपटा के 14 5 जा 70 करके 50 वोल्ट लगा दिया और आंसर मस्त मजा दे दिया, कितना ए। चलो कोई बात नहीं है, अगर प्रीवियस वाला प्रॉब्लम में किसी को दिक्कत है तो सॉल्व कर लेना यार, कौन सा सब चीज तो बता ही दिया, थोड़ा मोड़ा देख लेना और क्या। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ओके ये बोल रहा है क्या सर, a step of transformer operates on 230 line, okay, and supply a load of 2 ampere। देखो supply a load of 2 ampere, ये 2 ampere क्या दिया कोई बताएगा, 2 ampere क्या दिया बताएगा कोई। the ratio of the primary and secondary winding is 1:25, the current in the primary is, जल्दी से बताओ क्या पूछ दिया इसने, तो ये बोल दिया रेशियो ऑफ द प्राइमरी बाय सेकेंडरी इज इक्वल टू 1/25। चलो बहुत ही बढ़िया। अ स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स ऑन अ 230 वोल्ट लाइन एंड सप्लाई अ लोड ऑफ 2 एम्पियर। जल्दी से बताओ क्या है, ये आउटपुट है, थैंक यू बच्चों, ये आउटपुट है, लोड जब भी लिख दिया तो आउटपुट है, तो ये क्या बोल दिया, आउटपुट करंट कितना दे दिया, सेकेंडरी का 2 एम्पियर। ओके तो अब क्या करोगे, द करंट इन द प्राइमरी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। चलो एक चीज देखो, तो हमें पता है EP बाई ES जो होगा वो NP बाई NS के बराबर होगा, और NP बाई NS का मतलब 1/25। तो यहां से हमें एक चीज पता चल गया, क्या, ES जो होगा वो क्या होगा 25 EP के बराबर, ES इज इक्वल टू 25 EP। चलो बहुत बढ़िया। अब हमने एक एजम्पशन माना हुआ है, क्या, पावर जो इनपुट का होगा और पावर आउटपुट का दोनों बराबर होता है। तो हमने माना है पावर इनपुट और पावर आउटपुट दोनों बराबर होता है। हाँ, पावर इनपुट को मैं लिखूंगा EP इंटू IP और पावर आउटपुट को लिखूंगा ES इंटू IS। यस, और अब प्रश्न वालों ने तुम्हें ES का वैल्यू दे दिया 25 EP, तो EP है और IS दे रखा है 2, और पूछा क्या है, प्राइमरी का करंट, IP का वैल्यू पूछा है। अच्छा तो क्या लिखोगे, EP इंटू IP इज इक्वल टू, ES कितना है बेटा हमारे पास 25 EP, तो लिख दो 25 EP, और ES कितना है बेटा, ES 2 एम्पियर। लो मजा जीवन का, और आंसर निकाल दो, EP से EP खत्म, IP का वैल्यू निकल गया कितना, 50 एम्पियर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और मजा लोगे। तो आंसर बी मेरे से पहले अगर किसी का आया है तो वो सही बच्चा है। वाह वाह वाह, क्या बात है बच्चा लोग, तुम लोग फोड़े जा रहे हो यार, आज तो मजा दिला रहे हो मुझे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, 2010 का नीट का पूछा गया क्वेश्चन। चलो जल्दी से आंसर निकालो। सर 220 वोल्ट इनपुट, अब क्लियरली बोल दिया ये है प्राइमरी, कितना 220 वोल्ट, इज सप्लाइज टू अ ट्रांसफार्मर, द आउटपुट सर्किट ड्रॉ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर एट 440 वोल्ट। ये दे दिया किसका वैल्यू, ES का वैल्यू कितना 440 वोल्ट, और ये कितना है बच्चों, क्या है सेकेंडरी करंट है कितना 2 एम्पियर। बहुत ही बढ़िया बोल रहा है, इफ द इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 80%,
मतलब क्वेश्चन वालों ने बोला ईटा का वैल्यू कितना 80%, 80/100, मतलब खुपाच खुपाच। और इसको भी कैंसिल कर दूं क्या? चलो अभी रहने देता हूँ। 8/10 हो गया। ये क्या होगा? ये होगा पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। ओहो हो, बहुत बढ़िया। तो ये अब क्या चाहिए हमें? द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग, आईपी चाहिए हमें। चलो निकाल देते हैं। ये हो जाएगा 8/10 इज इक्वल टू, जल्दी बता दो, 8/10 इज इक्वल टू आउटपुट। आउटपुट को वी क्यों लिख रहे हो? लिखो ई एस इंटू आई एस बाय ई पी इंटू आई पी। अच्छा, अरे समझ में आ रहा है बचवे या निपट चुके हो? सर हम मस्त मजा ले रहे हैं जीवन का। अरे निकाल भी दिया तुम लोगों ने, मेरे से तेज चल रहे हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जल्दी आ जाओ। यस आई एस किधर है भैया? 440 और 2 ई एस आई एस, जल्दी करो। 440 इंटू 2 ईपी कितना है? जल्दी बताओ। 220। ये क्या पूछा यार, इतना सड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ दिया क्या? इंटू आईपी। ये निपट गया भैयो। खुपाच खुपाच टकाक टकाक। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अरे समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ऊपर का सब निपट गया, नीचे आईपी बचा हुआ है और 5। ओहो हो, आईपी का वैल्यू आ गया 5 एम्पियर। क्या यही पूछेगा नीट में? ऐसा ही आएगा नीट, क्या मेंस में भी यही आता है। कितने बच्चों ने एकदम मस्त मजा ले लिया है जीवन का? डी आंसर है क्या? हाँ बोल रहे हो यार बच्चे तुम लोग। अगला प्रश्न क्या है सर? 2007 का पूछा गया क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने। अ ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू लाइट 100 वॉट एंड 110 वोल्ट एम्पियर। ये क्या बोला? लैंप लिखा हुआ है, एम्पियर क्या पढ़ रहा हूं मैं? फ्रॉम 220 मीन्स। अच्छा, ऐसा मतलब समझ में आता है कुछ तुम लोगों को यार? अरे मतलब कुछ आता है समझ में? सर ट्रांसफॉर्मर यूज टू लाइट, इसका मतलब क्या? यह है पावर आउटपुट। ओहो हो, कितना? 100 वॉट। और ये क्या है? 110 लैंप है, यानी कि यह वोल्टेज सेकेंडरी का। ओहो हो, सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है? 110। लो मजा जीवन का। अब बोल रहा है 220 मीन्स, यानी कि प्राइमरी का कितना है? 220 वोल्ट। अब क्या दिया हुआ है? द मेन करंट, मतलब प्राइमरी करंट है भैयो। प्राइमरी करंट कितना है? 0.5 एम्पियर। बहुत ही बढ़िया। पूछा क्या? द इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर अप्रोक्सीमेटली। आ तो गया आंसर, क्या दिक्कत है? ये लो मजा जीवन का। इफिशियंसी क्या होता है? पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। पावर आउटपुट क्या है? 100। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करोगे? A transformer used to light 100 watt and 110 volt lamp from 220 mains. If the main current is 0.5, चलो पावर इनपुट में क्या है? 220 है, और यहाँ पे क्या है? ये है 0.5। अच्छा, बहुत ही मजा दे रहा है। पॉइंट उड़ा के यहाँ पे 10 कर दो, तो 5 2 जा 10 कर दो, 2 से 110 कर दो। खुपाच खुपाच। ये कितना आ गया? 10/11। लेकिन आंसर है परसेंटेज में। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर रहा हूं, देखो। ओके सर, बहुत बढ़िया बात है। तो ये क्या हो गया भैयो? ये क्या हो गया भैया? तो हो गया 1000 को 11 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 11 से 11 9 जा 99, या बचा 1 और 10 है ना? 11 9 जा 99, एक बचा और 10 आ गया, तो ये लगभग लगभग 90% आ जाएगा यार। क्या बोलते हो? बी लगभग लगभग 90%। तो ऐसे लिख देता हूं, लगभग लगभग 90%, लगभग लगभग 90%। ओहो हो, देखो ये बार बार मैं ये बता रहा हूं कि कभी तुक्का भी मारू ना ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन में इफिशियंसी के ऊपर, तो 90% के आसपास ही तुक्का मारना, क्योंकि जनरल वैल्यू भी यही होता है कि ट्रांसफार्मर मोस्ट इफिशियंट बनता ही है। तो थोड़े लॉसेस होते हैं। वो जो मैंने एजम्पशन माना ना कि पी इनपुट और पी आउटपुट दोनों बराबर है, वो गलत नहीं है, वो रियल में भी वैसा होता है। तो हम जो कोई भी ट्रांसफार्मर बनाते हैं ना, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका, उसमें पी इनपुट और पी आउटपुट को बराबर करने की कोशिश होती है।
और उसके चक्कर में आंसर 90% आ जाता है। 2 जगह दिखा दिया मैंने, है ना। चलो मस्त मजा लिया हमने और मजा आ गया जीवन का। चलो अब क्या है, एक अच्छा ये एक और क्वेश्चन है। चलो एलसी ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, चलो आ जाओ। बोल रहा है ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर यूजिंग अ रेजोनेंट सर्किट with a inductor L of the negligible resistance and a capacitor C। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अब क्या करोगे सर? ओके बोल रहा है प्रोड्यूस ऑसिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी F। ओके तो तुम्हें मैंने बताया ओमेगा जो होता है 1/√LC होता है, ये बताया। हाँ सर ये बताया ना यार आपने, हाँ बहुत ही बढ़िया। तो क्या बोलोगे, ओमेगा को क्या लिखोगे 2πf, तो f को क्या लिखोगे 1/2π इंटू √LC। लेट इट बी इक्वेशन 1, फर्स्ट वाले का F1 मान लो इसको, जो कि F के बराबर है, बाद में पुट कर दूंगा। फिर बोल रहा है इफ L इज डबल्ड, नाउ L का वैल्यू 2L, बहुत मजा आया। और अगला क्या, C इज 4C। अच्छा C का वैल्यू कितना 4C, तो ओमेगा का वैल्यू, अच्छा अब नया वाला फ्रीक्वेंसी क्या होगा F2, ये हो जाएगा 1/2π√LC। L का वैल्यू कितना है 2L और ये कितना 4C, तो 2L इंटू 4C, तो हो गया कितना 4 2 8, 4 2 8, 8 का रूट को क्या लिखते हो 2√2, तो इसको क्या लिखोगे जल्दी से बताओ तो 1/2√2 को बाहर कर दिया यार मैंने, और यहाँ पे आ गया 1/2π√LC, 1/2π√LC इक्वेशन 2। अरे वाह क्या मजा आया जीवन का। 2 और 1 को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 and 1, डिवाइडिंग 2 and 1, तो ये हो जाएगा F2/F1। F1 का वैल्यू कितना है F, तो F2/F इज इक्वल टू, ये तो 1/2π√LC और ये खत्म हो गया, 2 को ऊपर में रखे हो यानी कि लिखोगे 1/2√2, तो F2 जो नया वाला फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा F/2√2। मजा आ गया है जीवन में। कौन सा ऑप्शन होगा, ये रहा सर, सी आंसर कर रहे हो। वाह बच्चा लोग, तुम लोगों ने आज तो मजा दिला दिया यार बच्चों, मस्त मजा आया। तो एक तगड़ा आग लगाना तो यार बच्चों, एक तगड़ा आग लगाना सर, एकदम जबरदस्त मजा आ गया है, दिक्कत की बात नहीं है। और ये रहा आज एनसीईआरटी का डिस्कशन, और नया चैप्टर शुरुआत करेंगे अब हम लोग, और वो होगा रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और ईएम वेव। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 ही चीज पढ़ना है उसमें, एक डिस्प्लेसमेंट करंट और एक कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन कैसे होता है, एवरेज, है ना, इंस्टेंटेनियस। फोड़ दोगे यार तुम लोग तो। और शुरू करते हैं एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज, और देखना कैसे मजा दिला दूंगा अभी मैं तुम्हें, धड़ 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 और धड़ाधड़ निकलेगा आंसर। सबको एकदम मस्त मजा आ गया तो तगड़ा आग लगना चाहिए भाई साहब MMA के बाद। प्लीज ऑफ, अबे खोपड़िया उड़ा दूंगा, सेकंड क्लास अभी एनसीईआरटी डिस्कशन के बाद ऑफ होगा। और वॉटलेस करंट भाई साहब, ये बच्चा सही है, ये छोड़ने वाला बच्चा नहीं है। चलो ये लो वॉटलेस करंट। सबसे पहले वॉटलेस करंट बता देता हूं यार, कभी कोई पूछ दिया तो फालतू रोने लगोगे तुम लोग। यस वॉटलेस आ गया बेटा, वॉटलेस। और एक बच्चा थर्ड को क्या बोले जा रहे हो यार, थर्ड को कौन सा टेस्ट है, क्या बोल रहे हो? थर्ड का टेस्ट का सिलेबस बताऊं क्या, पूरा एसी तक आएगा, एसी तक आएगा। शुरुआत में हमेशा मैं टेस्ट पेपर बनाता हूं, तुम्हें पता ही है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आए पहले शुरुआत में ही, गॉस लॉ आएगा, कूलम्स लॉ आएगा, एक आध क्वेश्चन आएंगे उसके, पोटेंशियल आएगा, कैपेसिटर आएगा, करंट आएगा, फिर कौन सा आएगा, मैग्नेटिज्म आएगा, अर्थ मैग्नेटिज्म आएगा, और कौन सा आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, और कौन सा आएगा, एसी आएगा। एसी कंप्लीट आएगा, पूरा तैयार कर लेना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एसी से रहेंगे, एक आध क्वेश्चन रहेगा गॉस लॉ से, कूलम्स लॉ से, फ्लक्स से, एक आध क्वेश्चन कैपेसिटर का, एक आध क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर जरूर पढ़ लेना। इसका मतलब ये नहीं कि पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन दे दूंगा, है ना, ठीक। तो समझ में आ गया। अच्छा ये क्या बोल रहे हो, रिवीजन ना हो पाता है, रिवीजन करना तेरा धर्म है। जैसे तू भगवान को मानता है ना, वैसे अपने रिवीजन को भी मान। रिलीजियस जैसे एकदम भगवान परिवर्तित हो जाएंगे, सोच तेरा भगवान जहां रखता है ना, जिसको भी पूजा करता है वो चेंज हो जाएगा। ऐसे ही सोचना कि मैं अगर रिवीजन नहीं करूंगा तो कुछ चेंज हो जाएगा। होने दोगे? तुम्हें बोलो तुम जो भी भगवान को पूजा करते हो उसे चेंज करके दूसरे को पूजा करने लगो, करोगे?
नहीं ना, तो रिवीजन को भी वैसा ही मान कि अगर रिवीजन हमने नहीं किया ना तो वैसा ही कुछ है ये। जैसे हमारा ईश्वर चेंज हो जाएगा वैसे ही हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा, एकदम रिलीजन की तरह। जैसे रिलीजियस हो ना तुम, है ना, धर्म परिवर्तन के लिए देखते हो इंडिया में एकदम आतंक मच जाता है, तुरंत से तलवार उठ जाते हैं। उसी तरीके से तुम्हें अपने पढ़ाई को लेना है। तुम्हारा रिलीजन ही तुम्हारा एजुकेशन है, नीट ही तुम्हारा रिलीजन है, तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा पढ़ाई है। जिस दिन ये समझ लोगे ना बेटा, उस दिन ये नहीं बोलोगे ये रिवीजन नहीं होता। दुनिया का हर एक चीज संभव है, उसको उसी तरीके से लेना सीखो, है ना। तो रिवीजन भी होगा, सिलेक्शन भी होगा, नॉलेज भी होगा, ज्ञान भी होगा, पैसा भी कमाओगे, खुश भी रहोगे, सोसाइटी के भी काम आओगे। लेकिन उस तरीके से लो ना यार, जब पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो। नहीं होता, नहीं क्या होता है दुनिया में, हर एक चीज होता है, करने वाले के दिल में दम होना चाहिए। चलो जल्दी इधर आ जाओ, फटाफट 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का सारा सॉल्व। पहले ये वाटलेस करंट पढ़ लो। बातें करा देते हो तुम लोग यार, नहीं होता, नहीं होता तो छोड़ दो। नीट का सिलेक्शन किसने बोला नीट का तैयारी करने के लिए? बोर्ड का तैयारी कर लो, हो गया, है कि नहीं। लेकिन जो बच्चा पढ़ेगा वो सिलेक्शन लेगा, बिल्कुल लेगा। नहीं क्या होता है इस दुनिया में, नहीं कुछ नहीं होता, सब कुछ संभव है। उसके करने के लिए दिल के अंदर, कलेजा में दम होना चाहिए। सब कुछ संभव है इस दुनिया में, तो वो दम अपने अंदर से निकाल तो एक बार। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तबीयत खराब होगा, बुखार लगेगा, मरोगे नहीं तुम, ये बात विश्वास कर लो। तुम नहीं मरोगे, मुझे पता है, मेरे से रिटर्न पेपर भी लिखा दो। अब मरेंगे नहीं तो हो गया भाई यार, अंतिम क्या हो सकता है, मुझे पता होता है मेरा कितना भी तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं मरूंगा नहीं अभी, तो बस कर लेते हैं काम यार, क्या दिक्कत है ना। जल्दी इधर आ जाओ। तो अपने अंदर जो आग है ना उसको जलाओ और सोच लो कि तुम्हें सेलेक्ट होना है। बाकी ऐसे कुछ लोग मुझे गरियाते रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनको बोल रहा होता हूं जो रियल में सिलेक्ट होते हैं। बाकी तो हजारों बच्चे होते हैं यार क्लास में, कौन सा चर्चा 100 का 100 से 100% सिलेक्शन किसी कोचिंग का होता है क्या? नहीं होता है, हमें पता है। तो हम किसे बोल रहे हैं? जिसका रियल में सिलेक्शन के लिए फाइट मार रहा है, जो रियल में अंदर जान लगा के बैठा हुआ है यहां सामने, जो रियल में चाहता है कि हमें एकदम तगड़ा डॉक्टर बनना है। तो बाकी तो ऐसे ही होंगे यार, अब्यूज करने वाले ऐसे ही होते हैं, आएंगे जाएंगे, लोग आते हैं लोग जाते हैं, और सही आदमी करके निकल जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो मैं उनके लिए बोल रहा होता हूं यहां पे, समझ रहे हो? कुछ लोग तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, डजंट मैटर, समझ रहे हो? तो तुम्हें करना क्या है भाई? जान लगाना है। और दुनिया का हर एक चीज संभव है, तो तुम डॉक्टर बन सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कोई बंदा तुम्हें बोलता है ना कि तुम नहीं बन सकते, तो उसको बोलो तूने जीवन में कुछ नहीं किया इसीलिए बोल रहा है। तुम फिजिक्स में टॉप मार सकते हो, ये भी संभव है। 180 में 180, एक ही बार में 720 में 720 लाया था पिछले बार लाया ना यार, पिछले से पिछले बार 2 बच्चों ने, एक बच्चा और एक बच्ची ने 720 में 720 कैसे आया यार? जेईई मेंस में 320 में 320 लाया था एक बच्चा 4 साल पहले, कैसे आया? आया ना किसी का, तेरा क्यों नहीं आएगा? तो एकदम आएगा, रिवीजन भी होगा, सब कुछ होगा, बस खुश रह के ढेर सारा मेहनत करेंगे। चलो जल्दी आ जाओ। वॉटलेस करंट, देखो ये वॉटलेस करंट एक वर्चुअल करंट है, पहली बात तो समझ लो। पहले सारा पॉइंट ध्यान रखो, वॉटलेस करंट ओवर हो जाएगा, मैथमेटिकली बता देता हूं। देखो, द करंट विच कंज्यूम नो पावर, द करंट which consumes no power for maintenance in the circuit is called wateless current or ideal current। ध्यान से देखो, wateless current, watt मतलब क्या? पावर लॉसेस से रिलेटेड है, और यूज क्या कर रहे हैं? wateless। तो wateless करंट कहां पे हो सकता है ये तुम बताओ? क्या रेसिस्टेंस में wateless करंट होगा? अरे नहीं सर, ये करंट ही है क्या? VRMS, IRMS, cos phi। तो जहां पे पावर का लॉस ही नहीं होगा, तो किसके अक्रॉस वॉटलेस करंट आएगा? इंडक्टर के अक्रॉस। और किसके अक्रॉस आएगा? जल्दी से बता दो तुम, तेरे ऊपर छोड़ रहा हूं बेटा, मैं तेरे ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। वॉटलेस करंट दूसरा किस पे आएगा? दूसरा किस पे आएगा सर? यहां पे हमें समझ में आ गया है कि करंट जिससे कोई पावर ना कंज्यूम हो जाए। तो आपने बताया था कि पावर कंजम्पशन होता क्या है? पावर कंजम्पशन जो होता है वो होता है VRMS, IRMS इंटू cos phi। तो जिसका ये cos phi हो जाए 0, और ये cos phi का वैल्यू 0 तब होगा जब phi का वैल्यू होगा 90, या तो +90 या तो -90, डजंट मैटर। तो L में भी होगा और C में भी होगा। तो L और C के क्रॉस जैसे करंट होते हैं उसको कौन सा करंट बोलोगे? वॉटलेस करंट बोलेंगे सर। ओ हो L एंड C के क्रॉस होता है। आ जाओ, यही तो बात है।
बोल रहा है द रेसिस्टेंस इन द एसी सर्किट इज जीरो। जब भी वॉटलेस करंट की बात करोगे उस टाइम पे सर्किट में रेसिस्टेंस कितना होगा, जीरो। तभी तो बच्चों पावर फैक्टर क्या होगा, विल बी जीरो, यानी कि cos फाई का वैल्यू हो जाएगा जीरो, और ऐसे केस में पावर कंजम्पशन हो जाएगा जीरो, और उस टाइम पे जो करंट होगा उसे हम वॉटलेस करंट बोलेंगे। अच्छा, ऑल दो द करंट फ्लोज इन द सर्किट, मैंने बोला करंट फ्लो करता है, अरे इंडक्टर में जब ईएमएफ लगाते हो तो करंट फ्लो नहीं करता, करता है ना, जिसमें कि करंट कहां पे होता है बेटा, इंडक्टर में लैग कर रहा होता है 190 डिग्री, और कैपेसिटर में भी, बट एवरेज पावर रिमेन्स जीरो। ये लाइन समझो, ऑल्दो द करंट फ्लो इन द सर्किट येट द एवरेज पावर रिमेन्स जीरो, दैट इज देयर इज नो एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, लेस। लेस मतलब निपट गया, कुछ भी पावर का लॉस नहीं किया। Such a circuit is called a wattless circuit and the current flowing is called wattless current। यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर में जो करंट जा रहा होता है उसे तुम क्या बोलोगे, वॉटलेस करंट बोलेंगे। कि करंट तो होता है सर्किट में बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर जीरो होता है, क्योंकि फाई का वैल्यू 90 डिग्री होता है, करंट लीड या लैग कर रहा होता है, तो कैपेसिटर और इंडक्टर के क्रॉस जो होता है वो पूरा का पूरा पावर फैक्टर जीरो के चलते लॉस नहीं होता। ऐसे करंट को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। क्या एकदम मस्त समझ में आ गया है, जबरदस्त समझ में आ गया है, तगड़ा आ गया है, यस सर। तो देखो एनसीईआरटी डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो लेट्स सॉल्व एनसीईआरटी डिटेल्ड सॉल्यूशन, और ये रहा अपना क्वेश्चन दमादम तरीके से। एक एनसीईआरटी में भी ऐसा एक क्वेश्चन है, हाँ 3 अक्टूबर को टेस्ट, 3 को नहीं है शायद, 10th को है, 3 को नहीं है, 3 अक्टूबर को टेस्ट नहीं है, 10th अक्टूबर को टेस्ट है, समझ में आ गया ना, 10th को टेस्ट है, 3 को नहीं है, और 10th का सिलेबस मैंने बता दिया है तुम्हें। अच्छा सर, बस भाई 10 मिनट में निपटा दूंगा, टेंशन मत ले, एनसीईआरटी में कोई समय लगता है क्या, ले लो अभी तुरंत बताया। बोल रहा है 100 वॉट रेसिस्टर, 100 वॉट रेसिस्टर, ये क्या पूछ रहा है, 100 ओम ना यार, अरे ओम होना चाहिए यार, 100 ओम रेसिस्टर, ये क्या कर दिया मैडम ने, 100 ओम रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, ये क्या है जल्दी से बताओ, VRMS मैंने बताया था, ऐसे हो तो इसका मतलब होता है VRMS सर। तो अब क्या होगा जल्दी से बताओ, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख देख के बताते चलो। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करेंट, सर IRMS होगा VRMS डिवाइडेड बाय R, क्योंकि इसमें सिर्फ R है, VRMS का वैल्यू है 220 और ये है 100, आंसर खुपाच खुपाच, ये हो गया 2.2 एम्पियर, बहुत ही बढ़िया। अब बोल रहा है व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम्ड होगा सर VRMS इंटू IRMS, क्योंकि सर इस बार cos फाई का वैल्यू हो जाएगा 0 मतलब 1, तो यहां पे 1 लिख दिया जान के पावर फैक्टर के चलते, क्योंकि सर्किट में सिर्फ रेसिस्टेंस है, तो बस मल्टीप्लाई करना आता है ना तुम्हें यार, ओहो हो, तो ये VRMS हो गया 220 और IRMS 2.2, मजा आ गया सर, कैलकुलेशन तुम करोगे मैं नहीं कर रहा, यहां से 10 उड़ाओ, खुपाच खुपाच करो, 22 इंटू 22 आता है करने को, 284 आता है क्या, हाँ सर 22 इंटू 22, ये हो गया कितना 44, ये हो गया कितना 44, ये हो गया 484, यस सर 484, ये क्या हो गया 484, जल्दी से बताओ, जो पावर है क्या डन है, यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन, द पीक वैल्यू ऑफ द सप्लाई इज 300 वोल्ट, ये पीक वैल्यू बोल दिया बेटा VO, अच्छा क्या पूछा, व्हाट इज द RMS, अरे क्या एनसीईआरटी वाला पूछ रहा है यार, शर्म आ जाए लोगों को, V0 बाय √2, तो आंसर हो गया क्या 300 बाय √2, अरे √2 से तुम क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो क्या लिखोगे बेटा, ये √2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 300 √2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 150, कर लेना 150 √2, ये क्या हो गया VRMS। अब क्या पूछा है, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द AC इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द पीक वैल्यू, अरे यार ये शर्म आ जाएगा हमें यार, V0 मतलब √2 इंटू IRMS, तो कर दो 10 √2 इज द आंसर, √2 का वैल्यू 1.41 रख देना,
क्या बच्चों अभी तुम एकदम दमादम चल रहे हो मेरे साथ और एकदम फोड़ दोगे 10 मिनट के अंदर? तो एक बार तगड़ा वाला थम्स अप कर दो। बस 5 to 10 मिनट्स और एनसीईआरटी खत्म होने वाला है बेचा। बोलो अरे बचवे, सुपर मजा दे रहे हो, क्या बात है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 44 मिली हेनरी, भाई साहब एल का वैल्यू दे दिया 44 मिली का मतलब 10 का पावर -3 हेनरी। बहुत मजा आया। इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। ये क्या है? VRMS, मैंने 1000 बार बताया है। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करेंट। ओहो हो, IRMS अगर एक्सेल है तो यहां पे निकालना पड़ेगा सर एक्सेल। एक्सेल होगा ओमेगा एल, ओमेगा होता है 2πfl। ओहो हो, एफ का वैल्यू कितना है? 50 है। एल का वैल्यू ये रहा तुम्हारे सामने और ये रहा IRMS का वैल्यू। अबे एनसीईआरटी वालों, क्या पूछ रहे हो मेरे बच्चों से? ये हो गया 220 डिवाइडेड बाय ये, तो 2 इंटू पाई इंटू एफ का वैल्यू 50, एल का वैल्यू ये रहा सर कितना 44 इंटू 10 का पावर -3। यार मल्टीप्लाई कर लेना, कर लोगे? पक्का दमादम। ये फिजिक्स शेड्यूल, ये क्या शेड्यूल क्या पूछ रहे हो? फिजिक्स शेड्यूल? क्या शेड्यूल? सिलेबस तो बता ही दिया, अब क्या बताऊं? 10 तारीख को है यार, बीच में बता दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा शेड्यूल जो सिलेबस हो रहा है क्या, बता दूंगा, मैं बात करता हूं आज, ठीक है? ओके। बोल रहा है 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ओहो हो, 60 इंटू 10 का पावर -6 फैराड। ओके, इज कनेक्टेड टू 110, यानी कि VRMS का वैल्यू कितना? 110। ओके, 60 हर्ट्ज सप्लाई। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। अरे यार शर्म आ जाएगा आज तो मुझे। क्या पूछोगे? VRMS बाय XC। XC क्या होता है? 1 बाय ओमेगा C। ओमेगा क्या होता है? 1 बाय 2πfc। तो यहाँ पे XC का वैल्यू लिखोगे 1 बाय ओमेगा C, तो ये ऊपर चला जाएगा। आंसर होगा VRMS। जल्दी बताओ। 110 इंटू 1 बाय 2πfc ऊपर, तो हो गया 2π इंटू एफ का वैल्यू कितना? 60 और C का वैल्यू कितना? 60 इंटू 10 का पावर -6। मजा लो जीवन का। क्या ये कैलकुलेशन करना तुम्हें मैं सिखाऊं या एकदम सही चल रहा है, दमादम चल रहा है? अब क्या करूं? एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के लिए तू लोग परेशान हो रहा है तो करता जा रहा हूं, मजे ले तुम लोग। एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन हो चुका है, 5th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 पीछे की बात कर रहा है। व्हाट इज द नेट पावर एब्सॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल? एक्सप्लेन योर आंसर। भाई साहब ये क्या पूछ रहा है यार? इसमें पूरा का पूरा कैपेसिटर है भाई, और इसमें पूरा का पूरा इंडक्टर है भाई, तो तुम खुद बताओ इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में कर लोगे क्या? सर इसको तो हम पूरा का पूरा मजा दिला देंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट इन 7.3 सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव, इन 7.4 सर्किट इज प्योरली कैपेसिटिव, एंड इन इंडक्टिव सर्किट द करंट lagging behind the EMF by π/2. Therefore, the phase difference between current and voltage is π/2. Therefore, power factor cos phi is 0. Therefore, power loss is 0. और फिर दूसरे वाले में भी यही इंग्लिश लिख देंगे। In problem 7.4 we know that circuit is purely capacitive, and in capacitive circuit current leads the EMF by π/2. Therefore the phase difference between EMF and current is π/2. तो ये पहले वाले के लिए लिखना है यही इंग्लिश, और दूसरे वाले के लिए भी यही सब चीज छाप दो। अच्छा, तो इस बार भी पावर फैक्टर कितना होगा? cos phi, cos 90 डिग्री कितना? 0। पावर लॉस कितना? 0। अरे क्या पूछा था इसमें यार, कितना सड़ा हुआ काम है। बोल रहे पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट, लॉस नहीं एब्जॉर्ब मान लो। मस्त मजा ले रहे हो। नेक्स्ट ऑब्टेन द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। ओहो हो, ओमेगा आर होता है सर 1/√LC। मजा ले लो जीवन का। बोल रहा है ऑफ द सीरीज LCR सर्किट, एल का वैल्यू दो।
और आर का नहीं काम आएगा, सी आएगा। अरे ये बताया ना रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में एल सी काम आता है। सर ये तो आपने खूब बताया हमें, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ओमेगा आर। अच्छा, फिर पूछ रहा है व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ दिस सर्किट। ओहो हो, क्यू वैल्यू बताओ क्या होगा बच्चों, ये मैंने तुम्हें खूब बताया है। फॉर्मूला बता दो तो मुझे मजा आ जाएगा। मैं तब तक ये निकाल देता हूं, 1/√अंडर एल का वैल्यू 2, सी का वैल्यू कितना है यार बचवे, 32, 32 इंटू 10⁻⁻6। ओहो, तो ये 32 इंटू 2 होता है कितना, 64। अरे अरे सचिन बेटा इधर फिजिक्स पढ़ ले, इंग्लिश तुम्हें मैडम पढ़ाएगी, टेंशन मत ले, इधर आ जा, इंग्लिश मैडम से पढ़ना, मैं फिजिक्स सिखाने आया हूं बेटा। एक बच्चा बोल रहा है फिजिक्स इंग्लिश रीप। भाई फिजिक्स सही चल रहा है तेरा जीवन में तो ठीक है, इंग्लिश मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट। ये होता है सर। तो ये हो गया 32 जा 64, 64 का रूट कितना हो गया, 8। और ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁻6 को -3 का होल स्क्वायर कर दोगे, ओहो हो, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 10⁻⁻3। ये ऊपर गया, ये हो गया 1000, 1000/8 कितना होगा, 8 बन जा 8, बचा कितना 2 0 20, 8 2 जा 16, बचा कितना 4 0 125। ओहो हो, क्या निकल रहा है, ओमेगा आर, मतलब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को किसमें, ओमेगा आर है। तो यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट 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 रेडियन पर सेकेंड। ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं ओमेगा निकाल रहा हूं बचवे, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एफ होता तो निकालते अपन। तो ये हो गया ओमेगा नॉट एल बाय आर। ओमेगा नॉट का वैल्यू 125, एल का वैल्यू प्रश्न वालों ने कितना दिया 2, और आर का वैल्यू प्रश्न वालों ने कितना दिया 10। 125 को मल्टीप्लाई किया 2 से, हो गया 250 डिवाइडेड बाय 10। खबाच खबाच, आंसर आया 25। कोई यूनिट नहीं इसका, क्योंकि ये वैल्यू बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू। चलो तैयारी कर लो, खत्म हो रहा है क्लास जल्दी से 2 मिनट में। भौतिकी ओपी, यस बच्चा लोग। चलो अगला प्रश्न हो गया, 7.7 पे आ गए हैं। A charge 30 microfarad capacitor is connected to 27 inductor. What is the angular frequency of free oscillation? अरे वाह वाह वाह, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया 1/, जल्दी बोलो बचवे, √LC। अरे कर लोगे या मैं करूं, बताओ कर लोगे? यस सर। ये क्या है सर, ये लो, √L का वैल्यू कितना है 30, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, और ये क्या है 27, मिली का मतलब 10⁻⁻3। वाह वाह वाह, ये 30 और ये 27, तो 27 3 जा हो गया 81। अरे कितना हो गया 81, ओ हो, ये हो गया 81 इंटू 10⁻⁻3 और -6 कितना हो गया -9। -9 में एक जीरो निपट गया, -8। -8 को क्या लिखूंगा, 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर। ओहो हो, ये रहा, मजा दिला दिया है आज बच्चों। तो ये रहा आंसर सर। 81 को लिखो 9 और इसे क्या लिखोगे 10⁻⁻4। चलो क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी निकाल दिया मैंने, अब करते रहो। वाह 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 वाह, ऊपर जाएगा तो क्या लिखोगे 10,000, और बाय 9 सॉल्व कर लो, मजे लो, यूनिट लिख दो रेडियन पर सेकेंड। ओके चलो अगला प्रश्न क्या है, सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एक्सरसाइज 7.7 इज 6 मिली कूलम। अच्छा यार मजा दिला दिया प्रश्न वालों ने। इसमें एल है, ये सी है, सी, और ये क्या है एल है, मतलब सर्किट कैसा है एलसी। एलसी क्या करता है भाइयों और बहनों, ऑसिलेशन करता है भाई साहब। क्या करते हैं, ऑसिलेशन। 10⁻⁻4 है ना यार, एक और जीरो बैठा दो। ओके बहुत बढ़िया, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। अरे ये एल है और सी है, मैंने कल ही पढ़ाया है, एल सी ऑसिलेशन करेगा। और ऑसिलेशन में इसने क्या पूछा कि ये है चार्ज, क्यू नॉट का वैल्यू है 6 मिली कूलम। ओके भाई साहब, ओके व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड। मैंने बताया था कि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। और बताओ कैपेसिटर का एनर्जी, इंडक्टर का एनर्जी, और किसी भी टाइम पे दोनों का एनर्जी। तो ये लिखोगे क्यू मैक्स का स्क्वायर बाय 2c, और यही एनर्जी बाद में भी रहेगा और पहले भी, क्योंकि एल और सी में क्या होता है ऑसिलेशन। यहां पे ये रहा एल
अरे सर आपने दमादम सिखाया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाता है, और इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक में दोनों में ऑसिलेशन होता है, एनर्जी क्या होता है ये, तो क्यूएम का स्क्वायर वो रहा सर 6 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2, और सी का वैल्यू पिछले वाले से ले लो सर, कितना होगा 30 माइक्रोफैराड, तो लिख दो 2 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻, मिली है, माइक्रो है भैया, माइक्रो है, -6। क्या ये सॉल्व कर पाएंगे? अरे सर दौड़ेंगे अपन। भाई कितनों को एकदम मजा आ गया है, जबरदस्त वाला एनसीईआरटी सॉल्व करने में, बोला था 10 मिनट में सारे खत्म कर दूंगा, 8वें नंबर पे पहुंच गए, 2 और लगा हुआ। सर आप बेकार में अब दिमाग लगा रहे हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा है बेटा। हरिशंकर तनवीर बेटा, जो किसको किसको मस्त मजा आ रहा है एकदम तगड़ा आग लगाना, तो यार हरिशंकर को समझ में आया कि सब लोग एकदम जबरदस्त मजा ले रहे हैं, तगड़ा आग लग, इस बार दिल की बरसात होनी चाहिए भाई साहब। अगर तगड़ा आग सही में मजा आ रहा है बेटा, मुझे पता होता है कि बच्चों को कब मस्त मजा आ रहा होता है और कब नहीं आ रहा होता है। जब बच्चों को मजा नहीं आ रहा होता है तो मैं शांत हो जाता हूँ, थोड़ा धीरे हो जाता हूँ, लेकिन मुझे पता है जब मजा मुझे आ रहा है तो मजा तुम्हें भी दिला दूंगा मैं, क्योंकि ये सारे चीजों में मैं मजा दिला चुका हूं पहले ही तुम्हें। ये तो भाई साहब कैलकुलेशन कर रहा हूं, है कि नहीं यार बच्चों? यार इसमें क्या है, ये इसमें कोई दिक्कत है क्या यार? कल ही बताया है, ये लो मजा जीवन का ऐसे होता है बेटा, मस्त मजा मिल रहा है ना यार तुम लोगों को। सर ये तो एनसीईआरटी तो आपने कितने बार ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, से इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा दिया क्लास में, तो इसमें क्या जाने यार। एनसीईआरटी का एक सिंगल क्वेश्चन तुमसे छूटने वाला नहीं था। अब तुम कर ही नहीं रहे हो मेहनत, तो मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हें बस इतना बोलूंगा कि बच्चे सीख रहे हैं, जिनको सेलेक्ट होना है वो मजे भी ले रहे हैं जीवन का, तू भी लेना शुरू कर, और तू तब ले पाएगा बेटा जब मेहनत करेगा, जब क्लास का हर एक चीज ढंग से करेगा, जब डीपीपी को सॉल्व करेगा, और नहीं करेगा तो जब दुनिया मजे ले रही होगी तो तू सोच रहा होगा ये क्या हो रहा है भाई, इतना स्पीड कैसे चल रहा है, समझ रहे हो? तो ऐसा काम नहीं करना है, हमेशा मस्त मजा लेना है। जब क्लास चल रही होती है तो पूरा ध्यान केंद्रित करके सीखना है, जिससे जब टीचर अंतिम दिन स्पीड पकड़ ले तो तुम उसी के साथ स्पीड पकड़ लो, जिससे कि अंतरात्मा से आवाज आए, नहीं मेरा चैप्टर पूरा कंप्लीट है। समझ गए ना बेटे? तो इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो बच्चा क्लास फर्स्ट डे से लास्ट डे तक पूरा रिलीजियसली करा है और डीपीपी को सॉल्व किया है, उससे कोई क्वेश्चन किसी भी बुक का ऐसा नहीं होगा जो तुमसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहां हम हद से ज्यादा कवरेज दे रहे हैं। किसी भी इंडिया के कोचिंग से तुम कंपेयर कर सकते हो नोट्स, तुम्हें एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं होगा, यदि तुम डीपीपी भी कर रहे हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस की कमी यहां पे होती है ना उसे मैं डीपीपी में डालता हूं पक्का, क्योंकि यहां पे थोड़ा लिमिटेड टाइम होता है, उसके बावजूद भी तुम्हें बहुत देता हूं कंटेंट बेटा, तो एकदम मस्त। यस चलो, तो बच्चे सीखेंगे और ऐसे ही मजा भी लेंगे। चलो क्वेश्चन बचा हुआ है अभी, जल्दी देखो। बोल रहे सीरीज एलसीआर सर्किट आर बराबर एल और सी दोनों दे दिया, इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बताओ ये कब होता है, कब होता है, जल्दी बताओ। फ्रीक्वेंसी दोनों का कब मैच करता है, कब मैच करता है? सर ये तो आपने पता नहीं कितनी बार बताया, क्या 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 सर आपने बहुत बार बताया, क्या फ्रीक्वेंसी दोनों का जब मैच करता है तो उसे क्या बोलते हैं? बस 2 मिनट, ये आंसर आ गया, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ओहो हो, जब रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है तब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और सर्किट का फ्रीक्वेंसी दोनों मैच करता है, और उसको रिजोनेंस बोलते हैं, और उस टाइम पे एक्सी और एक्सएल बराबर होता है। ये सब चीज याद होना चाहिए यार, मेरे से ज्यादा तगड़ा याद होना चाहिए। ओके, तो बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। तो ऐसे केस में जो एवरेज पावर होता है वो VRMS IRMS cos फाई होता है, लेकिन cos फाई का वैल्यू रिजोनेंस के टाइम पे क्या होता है, XC बराबर XL, तो Z का वैल्यू सिर्फ R होता है और फाई का वैल्यू 0 होता है। ये सब जिसको पता है वो ना स्पीड पकड़ेगा यार। ओके, बोल रहा है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, तो बोलोगे एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस। इसका आंसर क्या है? एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस, एट रिजोनेंस, रिजोनेंस पे ऐसा होता है। ओके, और पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर इन ऑफ द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। तो पावर क्या होगा, VRMS
IRMS होगा, क्योंकि cos फाई का वैल्यू 1 हो जाएगा, सर्किट सिर्फ रेसिस्टिव होगा। अब क्या पूछा है, अब तो तुम्हारे दाएं हाथ का खेल है। हाँ सर, ये हो जाएगा कितना, VRMS का वैल्यू। ओके, ये इसको तुम लिख सकते हो VRMS, और IRMS को क्या लिख सकते हो, VRMS बाय Z। Z का वैल्यू कितना है R, तो आंसर क्या हो गया VRMS इंटू VRMS, यानी कि 200 इंटू 200, और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे Z। Z किसके बराबर है R, R किसके बराबर है, जल्दी देखो 20। तो ये लो मजा जीवन का, और आंसर निकल गया। तो आगे बढ़ूं, यस 2 किलोवाट बच्चों ने बोल दिया, खुपाच खुपाच 10, तो हो गया कितना 2000, और इसी को क्या बोलते हैं 2 किलोवाट। चलो अगला, और रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ पोर्शन ऑफ मेगावाट। क्या है, मेगावाट ब्रॉडकास्ट बैंड 800 किलो हर्ज। तो पहला फ्रीक्वेंसी है 800, किलो को 10 का पावर 3 हर्ज लिख दो। ओके, बोल रहा है इफ द एलसी सर्किट हैज इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ 200 माइक्रो हेनरी, व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर। अरे सर, आपने कितनी बार बताया क्या कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो जब तुम कैलकुलेट करते हो बेटा, तो वो होता है ओमेगा या फिर एफ का वैल्यू होता है सर 1/2 पाई रूट अंडर LC। अच्छा सर, क्वेश्चन वालों ने क्या दिया, किलो हर्ज मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है सर, सी निकालना है, दोनों को स्क्वायरिंग कर दो ना सर। क्या कर दो, स्क्वायरिंग। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर इंटू L इंटू सी, और सी का वैल्यू यहां से निकाल लो, तो हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। अब 4 है पता, पाई का वैल्यू पता है, एफ का वैल्यू एक बार रखो 8000, तो पहला लिखने का, क्योंकि इसने बोला रेंज। ये रेंज क्यों पूछ रहा है बेटा, क्योंकि पहले 800 पे निकालना है और फिर 1200 से, तो 800 देके एक वैल्यू निकलेगा, 1200 F2 को यूज करके दूसरा निकलेगा बेटा। तो 1200 इंटू 10 का पावर 3 हर्ज, इसको रखोगे तो दूसरा। तो ये क्या पूछा है, देखो बोल रहा है द रेंज ऑफ द वेरिएबल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का रेंज यहां से निकलेगा कुछ वैल्यू, हाँ ये एक वैल्यू निकलेगा, और यहां से कैपेसिटर का दूसरा वैल्यू निकालोगे, ये रेंज हो जाएगा, और मस्त मजा आएगा जीवन का। बस लास्ट क्लास लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, लास्ट क्वेश्चन। ओके, फिगर शोज अ सीरीज LCR सर्किट connected to a variable frequency 230 volt, source L is 50, C is this, R is this। okay, क्वेश्चन वालों ने बोला डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रिजोनेंस। रिजोनेंस के टाइम पे पहला ए का आंसर क्या हो जाएगा, देखो ए का आंसर रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछा इसने, तो ओमेगा आर भी निकाल सकते हो 1/रूट अंडर LC, या फ्रीक्वेंसी एफ पूछा तो निकाल सकते हो 1/2 पाई रूट अंडर LC। बोलो क्या तुमसे नहीं होगा यार, एल भी दिया होगा है क्या सर क्वेश्चन वालों ने, ये लो एल भी दिया हुआ है बेटा 50 5 और C 80, क्या निकल गया क्या, हाँ सर बिल्कुल निकल गया है ना, पक्का एकदम जबरदस्त मजा आ रहा है तो तगड़ा आग लगाना भाई साहब, तगड़ा आग लगाना अगर ये बात समझ में आ रहा है जबरदस्त वाला कि सर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो पूछा है 1/रूट अंडर LC रिजोनेंस के टाइम पे आपने कितनी बार बताया है, एकदम जबरदस्त। ऑब्टेन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अरे यार ये तो कितनी बार सिखाया सर कि इंपीडेंस R के बराबर होता है, ये लो आंसर, R का वैल्यू कितना है 40, तो रिजोनेंस के टाइम पे जेड इंपीडेंस R के बराबर होता है वो 40 ओम, हो गया आंसर। यार क्या है क्वेश्चन में यार, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। अरे सर करंट का वैल्यू जो होता है वो पीक करंट पूछा इसने, एम्पलीट्यूड का मतलब, तो V0/R कर दो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन वालों ने V0 का वैल्यू 230 दे रखा है और R का वैल्यू 40। क्या है यार बताओ तो, क्या मस्त मजा नहीं आएगा बच्चों को, खुपाच लगभग 6 के बराबर आंसर आ जाएगा। ओहो, बोल रहा है डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट ऑफ द सर्किट। अरे सर यहां पे तो सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन इज 0। अरे यार क्या दिक्कत है, ओमेगा का वैल्यू निकाल के बैठे हो, हाँ पूछ रहा है RMS पोटेंशियल ड्रॉप निकालो, तो क्या करोगे, पोटेंशियल ड्रॉप इंडक्टर के क्रॉस निकालोगे
तो तुम्हें मैंने बताया है आरएमएस में क्या करते हैं, क्या करते हैं आरएमएस में, जल्दी बता दो। ये लो मुनीष सर का कॉल फिर से आ गया भाई। भाई 2 मिनट रुक जाओ, बस क्लास निपट गई है। ओके, नहीं निपट गया, निपट गया। बच्चों को खुश कर दिया, हो रहा है 1 मिनट बस। बच्चों, सर बोल रहे हैं बच्चों को निपटाओगे या खुद निपट जाओगे? इधर आ जाओ। अगला क्या है भाई, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप। सर आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? वीएल और वीएल क्या निकालोगे बेटा? सर पोटेंशियल होता है आई आरएमएस, जो कि आपने निकाल दिया, इनटू इंडक्टर में निकालोगे तो एक्सएल। हाँ सर निकल गया। और अगर कैपेसिटर में निकालोगे तो आई आरएमएस इंटू एक्सी। क्या एक्सएल एक्सी हमें नहीं आता है? जबरदस्त आता है बेटा, बोलो यस सर। अगला क्या है? अगला अगला और क्या पूछा है? बोल रहा है बताओ कि एलसी कॉम्बिनेशन में ये 0 होता है। तो जब ये सॉल्व करेंगे ना अपन बेटा, तो जो वैल्यू इसका आएगा, मान लो इसका वैल्यू क्या आया, वैल्यू आया, वैल्यू वैल्यू ही वैल्यू है, हाँ हाँ, तो इसका भी वैल्यू आएगा वैल्यू। तो ये भी वैल्यू है और ये भी वैल्यू है, दोनों बराबर है। तो अब तुम्हें पता है कि VL जो होता है वो किधर होता है, ऊपर, और VC नीचे, और VL और VC तो बराबर आना ही है ना सर, क्योंकि इंडक्टर में है। तुम करके देखोगे तो दोनों बराबर आएगा। इसका क्या मतलब, वैल्यू में से वैल्यू निपट जाएगा, और निपट जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो यही पूछा है कि प्रूफ करो कि VL माइनस VC क्या है, 0। और ये प्रूफ होगा तब जब वैल्यू और वैल्यू निकालोगे। और वैल्यू कैसे निकलेगा, एक्सएल और एक्सी से। एक्सी 1/ओमेगा r इंटू सी, एक्सएल ओमेगा r इंटू एल। और आई आर एम एस निकाल ही दिया मैंने, ये रहा, आई नॉट निकाल दिया, तो आर एम एस के लिए √2। तो क्या बच्चों पूरा का पूरा एनसीईआरटी का एडिशनल के अलावे तुमने सारा एकदम जबरदस्त सॉल्व अगर कर लिया है मेरे साथ, और तुम्हें लगता है कि मजा ही आ गया है जीवन का, तो तगड़ा आग लगा के घर जाओ, मजे लो, और पंकज सर का क्लास करो और एंजॉय करो बच्चा लोग। और अभी तो फटाफट पहले तगड़ा आग लगाओ, MMA करके बरसात करो। सारे क्वेश्चंस एक बार और कर लेना, थोड़ा सीरियसली बोल रहा हूं, क्योंकि ये तो स्पीड में मैंने किया ना, ये मेरा स्किल्स है कि मैं प्रैक्टिस करके रखा हुआ हूं, तो मैं इतना स्पीड में कर रहा हूं। तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं है तो तुम इतना स्पीड नहीं कर पाओगे। तो खुश जो हो रहे हो वो बच्चों खुश तो रहो, लेकिन घर जाके इसे जरूर एक बार देख लेना, कैलकुलेशन करके सबका एनसीईआरटी के पीछे से आंसर जरूर मिला लेना। ये तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा और मस्त मजा रियल में देगा। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, और वो होगा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW। छोटा सा चैप्टर है, 3-4 क्लास होगा और मस्त मजा लेंगे उसमें भी, और फिर करेंगे बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए, और ऐसे ही आग लगा लगा के पढ़ाई करते रहिए। बाय बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, थैंक यू बच्चा लोग।